एपिसोड 91 सोना और आरिश आमने सामने। अब तक थोड़ी ही देर में सभी अपनी अपनी चेयर पर बैठे हुए थे और शेफ सभी की प्लेट में ब्रेकफास्ट सर्व कर रहे थे। शेफ सभी को ब्रेकफास्ट सर्व करने के बाद वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद सभी अपना अपना ब्रेकफास्ट करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद आर्यन सीधा ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर सिद्धार्थ सोना, पंखुड़ी और आदिश को लेकर अपने मीटिंग के लिए निकल जाता है। इस बार मीटिंग के वेन्यू होटल ही थी, जहां से सिद्धार्थ पहले से ही अपने छोटे से फैमिली के लिए रूम बुक कर लिया था और अब उन तीनों को लेकर वही जा रहा था। सिद्धार्थ जैसे ही पैलेस से बाहर आता है, बाहर ड्राइवर पहले से ही कार रेडी करके तैयार था। सिद्धार्थ के आते ही वह कार का दरवाजा खोलते हैं, जिसे देखकर सिद्धार्थ पहले सोना और पंखुड़ी को कार के अंदर बैठाता है और फिर वह आगे वाला पैसेंजर सीट का दरवाजा खोलकर आदिश को वह पैसेंजर सीट पर बैठता है और खुद दूसरी तरफ से आकर वह सोना के बगल में बैठ जाता है। उन सब के बैठे हैं कार अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाती है। डार्क पैलेस। आरिश चेंजिंग रूम से तैयार होकर बाहर आता है। उसने इस समय ब्लू कलर की 3 पीस बिजनेस सूट को पहन रखा था। वह चेंजिंग रूम से बाहर आते ही सीधा ड्रेसिंग मिरर के सामने आकर खड़ा हो जाता है और फिर वो अपने बालों को ड्राई करने लगता है। वही काकी, जो कि कमरे में ही मौजूद थी, वो खामोशी से आरिश को ही देख रही थी। आरिश पूरी तरह से रेडी होने के बाद काकी की तरफ देखता है और फिर वह अपने शांत आवाज में बोला, आप इतनी ज्यादा फिक्र मत कीजिए। हमने कहा है ना कि हम आपकी बेटी को लेकर आएंगे, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसे जल्द से जल्द आपके पास लेकर आए। आरिश की बात सुनकर काकी कुछ भी जवाब नहीं देती है, जिसके बाद आरिश उनके पास आता है और उनके पास अपने घुटनों के बाल बैठे हुए उनकी आंखों में देखते हुए बोला, आपको भरोसा है ना मुझ पर? आरिश के इस सवाल पर काकी बस अपने सर को हल्के से हिला देती है, जिसे देखकर आरिश हल्के से मुस्कुराता है और फिर वह काकी के हाथों को पकड़े हुए उन्हें बेड से उठाता है। उन्हें लेकर कमरे से बाहर आते हुए बोला, तो फिर बस आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, हम लेकर आएंगे जरूर बटरफ्लाई को। आरिश की बात सुनकर काकी ज्यादा कुछ नहीं कहती हैं, बस वह अपने सर को हमें हिला देती हैं, जिसके बाद आरिश उन्हें लेकर हॉल में आता है और काकी को हाल में छोड़ते हुए खुद अपने कदम पैलेस से बाहर बढ़ाते हुए बोला, हमें आने में देर हो जाएगी, आप अपना खाना खाने के बाद मेडिसिन लेना मत भूलिएगा। आरिश को इस तरह से बिना खाते हुए ज्यादा देखकर काकी उसे रोकने की कोशिश करती है, पर आरिश बिना रुके हैं सीधा वह पैलेस से बाहर चला जाता है और काकी देखते ही रह जाती हैं। थोड़ी ही देर में सिद्धार्थ कार आकर एक बड़े से 7 स्टार होटल के सामने आकर रुकती है। कार रुकते ही ड्राइवर तुरंत ही कार से बाहर आता है और वो सिद्धार्थ के लिए कार का डोर ओपन करता है। सिद्धार्थ कार से बाहर निकलता है और वह अपने कोट को सही करता है। इधर ड्राइवर दूसरी तरफ जाकर सोना के लिए भी कार का डोर ओपन करता है और सोना पंखुड़ी को लेकर कार से बाहर आती है। इधर आदिश खुद ही कार से बाहर आ जाता है। सभी के कार से बाहर आने के बाद सिद्धार्थ सोना के हाथों को पकड़ता है, जिसकी गोद में पंखुड़ी थी, और दूसरे हाथ से वह आदिश के हाथों को पकड़ता है और वह सीधा होटल के अंदर अपने कदम बढ़ा देता है। सिद्धार्थ जैसे ही होटल के अंदर अपने कदम रखता है, मैनेजर तुरंत ही भागता हुआ आता है और सिद्धार्थ को ग्रीट करता है। उसके हाथों में एक बुके था जो वह सिद्धार्थ को देने के लिए लेकर आया था, पर सिद्धार्थ एक नज़र उसकी तरफ देखता तक भी नहीं है, जिसे देखकर उस मैनेजर का मुंह उतर जाता है। पर सोना है ये चीज़ नोटिस कर लेती है और फिर वो तुरंत ही मुस्कुराते हुए मैनेजर की तरफ देखकर बहुत ही शांत आवाज में बोली, हमें पिक करने के लिए धन्यवाद। सोना की आवाज़ बहुत ही प्यारी थी। यह आवाज़ जैसे ही उसे मैनेजर के कान में गई, उसकी आंखें चमक उठती है और वह तुरंत अपने हाथों में पकड़े बुके को सोने की तरह बढ़ा देता है। उसने पहले उस बुके को सोने की तरफ इसलिए नहीं बढ़ाया था क्योंकि इस होटल में कोई भी ऐसा नहीं था जो नहीं जानता था कि सिद्धार्थ सोना के लिए कितना ज़्यादा पॉजिटिव है। इसलिए सोने को ये बुके देकर सिद्धार्थ को ऑफेंड नहीं करना चाहता था, पर चूंकि इस समय सोना ने खुद आगे बढ़कर उससे बात की थी, जिसकी वजह से वह मैनेजर अब अपने हाथों में पकड़े बुके को उसकी तरह बढ़ा देता है। सोना मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखती है, जिसके जवाब में सिद्धार्थ आदिश के हाथों को छोड़ता है और उस बुके को अपने हाथों में थाम लेता है। सिद्धार्थ के ऐसा करते ही उस मैनेजर के चेहरे की स्माइल और बड़ी हो जाती है, जिसके बाद वह साइड हो जाता है। इधर सिद्धार्थ उस बुके को आदिश के हाथों में दे देता है, जिसे आदिश पकड़ भी लेता है। उसके बाद सिद्धार्थ वापस से आदिश के हाथों को पकड़े हुए वह सीधा अपने प्राइवेट रूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है और थोड़ी ही देर में वह अपने प्राइवेट रूम के पास खड़ा था। पर सिद्धार्थ इससे पहले कि अपने प्राइवेट रूम में एंटर कर पाता, उससे पहले ही कोई उसके पास आता है
और वह अपना सिर झुकाते में बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ सिद्धार्थ से बोल, मिस्टर सिंघानिया, आपको आपकी फैमिली के साथ मिस्टर जायसवाल ने उनके प्राइवेट रूम में इनवाइट किया है। सिद्धार्थ उस आदमी की बात सुनकर उस आदमी को बहुत ही गौर से देखता है, तो पता है वह आदमी इस होटल का स्टाफ ही था। उस स्टाफ के बात सुनकर सिद्धांत बस अपना सर को हिला देता है और फिर वह सोना और आदिश की तरफ देखता है और अपने कदम मिस्टर जायसवाल की प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ा देता है, क्योंकि सिद्धार्थ जानता था मीटिंग किस रूम में होने वाली है। सिद्धार्थ मिस्टर जायसवाल के रूम के पास आकर गहरी सांस लेता है, जैसे वह खुद को इसके लिए तैयार कर रहा हो, क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी कि कोई उसके फैमिली को उसके बिजनेस के बीच लाए। पर मिस्टर जायसवाल ऐसे शख्स थे जिसके साथ सिद्धार्थ ने कोलैब किया था, और अब मिस्टर जायसवाल चाहते थे कि सिद्धार्थ उन्हें अपनी फैमिली से भी इंट्रोड्यूस करवाए। सिद्धार्थ धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर प्राइवेट रूम का डोर ओपन करता है, और ओपन होते हैं उसकी नज़र सामने हॉल में ही बैठे मिस्टर जायसवाल के ऊपर चली जाती है, जो कि अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए थे। उन दोनों के ही चेहरे पर बहुत ही खूबसूरत से स्माइल थी। सिद्धार्थ अब अपने कदम प्राइवेट रूम के अंदर बढ़ा देता है। वहीं उसने अपने हाथों से आदिश और सोने के एक एक हाथ को थाम रखा था। वह जैसे ही इंटर करता है, मिस्टर जायसवाल तुरंत ही अपनी जगह से खड़े होते हैं और सिद्धार्थ के पास आते हुए उसे बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करते हैं, जिसके जवाब में सिद्धांत भी उन्हें ग्रीट करता है। क्योंकि मिस्टर जायसवाल भी काम नहीं थे, उनकी भी पावर इस शहर में बहुत थे, पर उतनी नहीं जितनी सिद्धार्थ और आरिश की थी। मिस्टर जायसवाल का सिद्धार्थ को सोना और आदिश की तरह देखते हुए उन्हें सोफे पर बैठने का कहते हैं, जिसके बाद सिद्धार्थ अपने छोटे से फैमिली के साथ सोफे पर बैठ जाता है। अब सिद्धार्थ अपने गहरी नज़र से मिस्टर जायसवाल और उनकी पत्नी को ही देख रहा था, तो वही मिस्टर जायसवाल सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए अपने चेहरे पर बड़े से मुस्कुराहट में बोले, मिस्टर सिंघानिया, हमें अच्छा लगा कि आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ आए हैं। वैसे हमने सुना है कि आप अपनी फैमिली को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं, और हम जानते थे कि आप अपनी फैमिली के साथ ही यहाँ आएंगे, इसलिए हमने आपकी सेफ्टी और आपकी फैमिली की सेफ्टी के साथ साथ आज का लंच भी यहीं पर प्रिपेयर करवाया है, तो आप लंच करके ही जाएगा। मिस्टर जायसवाल की बात सुनकर सिद्धार्थ पर अपने पलके झुका देता है, जैसे वह मिस्टर जायसवाल की बात मान रहा हो। अभी वह दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी एक बार फिर से प्राइवेट रूम का डोर ओपन होता है और सबकी नज़रें डोर की तरफ से चली जाती है, जहां पर ब्लू कलर के फॉर्मल बिजनेस सूट में, पैरों में लेदर शूज और हाथों में डायमंड और वॉच, बालों को एलिगेंट लिस्ट सेट किए हुए आरिश खड़ा था। उसने अपने आंखों पर गॉगल्स लगा रखा था, जो अंदर के नज़ारे को देखते हुए वह तुरंत ही हटा देता है, और उसकी नज़रें अब सीधा सोना के ऊपर जाती है, जो कि अपनी बड़ी बड़ी नज़रों से उसे ही देख रही थी। सोने की नज़रों को अपने ऊपर पाते ही आरिश के दिल में एक अजीब सी हलचल उठाती है, और वह एकटक सोना की तरफ देखने लगता है। वही मिस्टर जायसवाल जैसा ही आरिश को देखते हैं, वह तुरंत एक बार फिर से अपनी जगह से खड़े होते हैं, और वह अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा देते हैं, और वह आरिश के सामने आकर खड़े होते हैं और बहुत ही रिस्पेक्टफुली आरिश को ग्रीट करते हैं, जिससे आरिश का ध्यान एकदम से टूटता है और वह मिस्टर जायसवाल की तरफ देखने लगता है, और फिर वह भी रिस्पांस में मिस्टर जायसवाल को ग्रीट करता है, और फिर वह उनके साथ अंदर आता है और सोना के सामने वाले सोफे पर बैठ गया था, जिससे उसकी नज़रें बार बार ना चाहते हुए भी सोना के ऊपर ही जा रही थी। वहीं सोना के चेहरे पर एक प्यार से मुस्कुराहट थी, जो कि अपनी गोद में बैठे अपनी नन्ही सी पनघुली के साथ खेलते हुए आ रही थी, और सोने के स्माइल को देखते हुए बारिश की धड़कन बढ़ चुकी थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन, जिसे उसने बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल कर रखा था, वह सोने की तरफ देखते हुए बार बार बदल रहे थे। इधर मिस्टर जायसवाल सिद्धार्थ और आरिश दोनों की तरफ देखते हुए बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने जो प्रोजेक्ट की डील दोनों के सामने रखे थे, उन दोनों ने ही उसे एक्सेप्ट किया था, और दोनों ही एक साथ काम करने को भी तैयार हो गए थे, जो उनके लिए सोने पर सुहागा जैसा काम कर रहा था। और आज उसी दिन के फाइनल के लिए वह तीनों एक साथ मिले थे, पर आरिश उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी किसी सिद्धार्थ सोना को भी लेकर यहाँ पर आएगा। वही सोना जो कि सारी बातें सुन रही थी, पर उसका ध्यान अपने दोनों बच्चों के ऊपर ही था। उसने बस एक बार ही आरिश को देखा था, वो भी एक अजनबी की तरफ। उसके बाद से वह एक बार भी अपने नज़र उठाकर आरिश की तरफ नहीं देख रही थी, जिसे देखते हुए आरिश के दिल में एक अजीब सी चुभन हो रही थी। आर्या, जिसकी नज़रें उस पर से हटती नहीं थी, आज वह उस नज़र तक नहीं मिल रही हैं, और इस चीज़ का दर्द आज के चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहा था। आरिश अब अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए अपनी नज़रें सोने से फेरकर मिस्टर जायसवाल की तरफ देखने लगता है। वही मिस्टर जायसवाल अब आरिश और सिद्धार्थ से बातें करने लगते हैं, प्रोजेक्ट रिलेटेड।
वहीं मिस्टर जायसवाल की बीवी वह सोने के साथ बातें करने में व्यस्त हो जाती है। उन्हें सोना बहुत ही प्यारी लग रही थी और सोने की बातें तो और भी प्यारी थी। सोना की हरकतें बिल्कुल बच्चों की तरह थी, जो कि उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा था। एपिसोड 92 तेरी झुकी नजर तेरी हरदा। अब तक आरिश उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी किसी सिद्धार्थ सोना को भी लेकर यहाँ पर आएगा। वही सोना जो कि सारी बातें सुन रही थी, पर उसका ध्यान अपने दोनों बच्चों के ऊपर ही था। उसने बस एक बार ही आरिश को देखा था, वो भी एक अजनबी की तरफ। उसके बाद से वह एक बार भी अपने नज़र उठाकर आरिश की तरफ नहीं देख रही थी, जिसे देखते हुए आरिश के दिल में एक अजीब सी चुभन हो रही थी। आर्या जिसकी नज़रें उस पर से हटती नहीं थी, आज वह उस नज़र तक नहीं मिल रही हैं। और इस चीज़ का दर्द आज के चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहा था। आरिश अब अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए अपनी नज़रें सोने से फेरकर मिस्टर जायसवाल की तरफ देखने लगता है। वही मिस्टर जायसवाल अब आरिश और सिद्धार्थ से बातें करने लगते हैं, प्रोजेक्ट रिलेटेड। वही मिस्टर जायसवाल की बीवी वह सोने के साथ बातें करने में व्यस्त हो जाती है। उन्हें सोना बहुत ही प्यारी लग रही थी और सोने की बातें तो और भी प्यारी थी। सोना की हरकतें बिल्कुल बच्चों की तरह थी, जो कि उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा था। अब आगे कुछ देर के लंबे डिस्कशन के बाद मिस्टर जायसवाल आरिश और सिद्धांत की तरफ देखते हुए बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ बोले, अब हमें लगता है कि हमारी मीटिंग्स पूरी हो चुकी है, और वैसे भी आप अपनी वाइफ के साथ आए हैं, तो उन्हें भी भूख लग रही होगी। और फिर बच्चे भी इतनी देर से बैठे हुए हैं, तो उन्हें भी भूख लगी रही होगी। ये बात मिस्टर जायसवाल ने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कही थी। मिस्टर जायसवाल की बातें सुनकर सिद्धार्थ एक नज़र सोने की तरफ देखता है और फिर अपने बच्चों की तरफ देखता है, जो कि सभी का मुंह उतरा हुआ था और वह सभी उदास नज़रों से सिद्धार्थ की तरफ से देख रहे थे। भले ही उन लोगों ने एक बार भी उसे मीटिंग के बीच में डिस्टर्ब नहीं किया था, पर सिद्धार्थ भी इस मीटिंग और डिस्कशन में इतना ज़्यादा खो गया था कि उसने भी ध्यान नहीं दिया था। और अब जब मिस्टर जायसवाल की बातें उनके कानों में पड़ रही थी, तब उसे एहसास हो रहा था कि इस मीटिंग की वजह से अपनी बीवी और अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया था, जिसके वजह से वह सोना के कंधे पर हाथ रखते हुए धीरे से उसके बालों को सहलाते हुए बोला, आई एम सॉरी वाइफी, यह आखिरी गलती थी, आगे से नहीं करूँगा। सिद्धार्थ के मुंह से सॉरी सुनकर सोना अपने सर को उसके कंधे पर टिका देती है। वही मिस्टर जायसवाल मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ और सोना की तरफ देख रहे थे। सोना उन्हें बड़ी प्यारी लगी थी और वही सिद्धार्थ का जेस्चर यह भी बहुत स्वीट था। भले ही सिद्धार्थ दुनिया वालों की नज़रों में जैसा भी हो, पर वह अपनी बीवी के लिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और काइंड हार्टेड था। ये बात उन्हें अभी अभी समझ में आ ही गई थी, जब सिद्धार्थ के मुंह से उन्होंने सॉरी सुना था, पर इन सब की बातें तो अलग थी। इधर आरिश का कलेजा फटा जा रहा था। सोना को सिद्धार्थ के इतने करीब देखकर उसकी आंखों की उदासी है उसके चेहरे पर अब नजर आने लगी थी, पर वह इतना बेबस था कि सिवाय गुस्से के घूंट पीने के अलावा वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसके मुठियां आपस में कसी हुई थी और इस वजह से उसकी आंखें भी धीरे धीरे लाल होने लगी थी, पर वह मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा था। वही आरिश के फेस पर ऐसे एक्सप्रेशन देखकर मिस्टर जायसवाल तुरंत ही आरिश के हाथों पर अपना हाथ रखते हैं, जिससे आरिश का ध्यान तुरंत ही मिस्टर जायसवाल के ऊपर चला जाता है। तब जाकर मिस्टर जायसवाल धीरे से आरिश की तरफ देखते हुए पूछते हैं, मिस्टर आर्यन, क्या आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम हो रही है? हमें आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आपकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या कोई दिक्कत है? मिस्टर जायसवाल के ऐसे पूछने पर आरिश की नज़रें सीधा सोना के ऊपर जाती हैं, जो कि सिद्धार्थ के कंधे पर अपने छोटे से सर को रब कर रही थी। और उसकी इस क्यूटनेस की तरफ देखते हुए आरिश की आंखों में जहां एक चमक थी, वही एक दर्द भी नजर आ रहा था, क्योंकि सिद्धार्थ की जगह वह खुद नहीं था, उसकी जगह सिद्धार्थ ने ले रखी थी। वही दोनों बच्चे जो कि इतनी देर की मीटिंग को सुनने के बाद काफी सूस पड़े हुए थे, वह दोनों सोफे से अपना सिर टिकाए टुकुर टुकुर सब की तरफ देख रहे थे। पनखुली बहुत ही ज्यादा आलसी जैसे बिहेव कर रही थी, पर वही आदिश वह अभी तक एनर्जेटिक दिख रहा था और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पर कोई वैसे थे जैसे अभी अभी आरिश के चेहरे के एक्सप्रेशन थे। वह किधर भी ध्यान नहीं दे रहा था, वह बस सामने की तरफ देख रहा था। बार बार आदिश की नजरें आरिश के ऊपर जा रही थी और आरिश की तरफ ना जाने क्यों पर उस छोटे से बच्चे को भी उसकी तरफ खिंचाव महसूस हो रहा था, पर वह अपनी जगह से उठकर उसकी तरफ जा नहीं रहा था, बल्कि वह खामोशी से उसकी तरफ देख रहा था। वही आरिश की नजरें तो सोना के ऊपर ही टिकी हुई थी। आरिश सामने के नज़ारे को देखते हुए धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेता है। चाहे कुछ न कहना, भले चुप तू रहना, मुझे है पता तेरे प्यार का। आरिश के चेहरे पर एक हल्के से स्माइल थी और इस स्माइल की वजह उसकी आर्या थी, जो उसे कॉलेज में पहली बार बचकानी हरकतें करते हुए मिली थी।
वह इस समय उसके बंद आंखों के पीछे वो नज़ारा रील की तरह घूम रही थी, और उसका वह मुस्कुराता हुआ चेहरा और उसकी आंखों की वह गहराई जिसमें आरिश साफ अपने लिए प्यार देख सकता था। खामोश चेहरा, आंखों पे पहरा, खुद है गवाह तेरे प्यार का। आरिश से प्यार करने का दावा एक वक्त था जब आर्या ने खुद किया था। उस वक्त आरिश ने आर्या को उसके बचपन का नाम देकर इनकार कर दिया था, पर आज आरिश को वह दिन याद आता है तो उसे ऐसा लगता है, काश उसने उस दिन आर्या को उसके बचपन का नाम देकर इनकार न किया होता तो आज उसकी जिंदगी इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत होती, जितना उसने कभी सोचा भी नहीं था। तेरी झुकी नज़र, तेरी हर अदा, मुझे कह रही है ये दास्तान, कोई शख्स है। आरिश धीमी से अपनी आंखें खोलता है और फिर एक बार उसकी नज़रों के सामने आर्या का वह छोटा सा चेहरा नजर आता है, पर इस समय आर्या की नजरें उसे पर नहीं थी बल्कि किसी और पर टिके हुए थे, और उसकी वो बड़ी बड़ी झुकी पलकें जिसने उसकी आंखों को ढक रखा था, जिन आंखों में वह कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता था, जो कि इन दिनों तेरे ज़हन दिल पे है छा गया। तेरी झुकी नज़र, तेरी हर अदा, मुझे कह रही है ये दास्तान। आरिश आर्या की उन हरकतों को देख रहा था जो कि वह सिद्धार्थ के साथ कर रही थी, कभी अपने छोटे से चेहरे को सिद्धार्थ के कंधे पर रब करना तो कभी सिद्धार्थ की उंगलियों के साथ खेलना। ये बचकानी हरकतें उसके दिल की गहराइयों में उतरती जा रही थी। ये देखने के बाद उसे लग रहा था कि हाँ, उसकी 8 साल पहले वाली आर्या उसकी आंखों के सामने हो। तेरी जुल्फ जब भी बिखर जाती है, ए हंसी तू हंसी और हो जाती है, जो किताबों में पढ़ते रहे आज तक, वह पारी हमको तुझ में नजर आती है। सिद्धार्थ की नजरें भी सोना के ऊपर ही टिकी हुई थी। वह सोना की इन बचकानी हरकतों पर गहरी सांस लेते हुए बस अपने सर को हिला रहा था, और वह सोना के चेहरे पर बिखरे और बालों को उसके कान के पीछे कर रहा था, पर बार बार वह जाकर उसके चेहरे को ढक रहे थे, जैसे मानो वह आज उसके चेहरे से दूर जाने को तैयार हो ही ना। तेरी ही बाहों में, पनाहों में रहना मुझे हरदम सदा, तेरी ही यादों। सिद्धार्थ की उंगलियों को सोने के गालों पर थिरकते देखकर आरिश के दिल में एक टिस सी उठ रही थी। जो लड़की उसकी बाहों में सबसे सेफ महसूस करती थी, आज वह किसी और से लिपट रही है, क्योंकि आरिश ने खुद ही उसे यह महसूस करवाया है कि वह उसके साथ सेफ नहीं है। मैं निगाहों में रहना मुझे हरदम सदा, तेरी ही बाहों में पनाहों में रहना मुझे हरदम सदा, चाहे कुछ न कहना, भले चुप तू रहना, मुझे है पता तेरे प्यार का। खामोश चेहरा, आंखों पे पहरा, खुद है गवाह तेरे प्यार का। आरिश अपने चेहरे पर दर्द भरी मुस्कुराहट लिया सोना को ही एक तक नहर जा रहा था, शिवाय सोने के चेहरे को देखते रहने के अलावा, शिवाय सोना के इन क्यूट से हरकतों को अपने दिलो जहन में बसाने के अलावा वह बस खुद को बेबस महसूस कर सकता था। तेरी झुकी नज़र, तेरी हर अदा, मुझे कह रही है ये दास्तान, कोई शख्स है जो कि इन दिनों तेरे ज़हन दिल पे है छा गया। तेरी झुकी नज़र, तेरी हर अदा, मुझे कह रही है ये दास्तान। आज आरिश की जगह सिद्धार्थ ने ले ही ली थी। जो लड़की कभी उसके ऊपर से हटने को तैयार नहीं होती थी, आज उसके जहन में उसका नामो निशान नहीं था, बल्कि उसकी जगह किसी और ने ले ली थी। आरिश अपने खोए हुए अंदाज में भी सामने की तरफ ही देख रहा कि तभी मिस्टर जायसवाल और आदिश की आवाज़ से उसके ध्यान टूटता है, और वह तुरंत अपना सर घुमाकर आदिश की तरफ देखता है, जो कि अपनी जगह से उठाते हुए उसके पास आ चुका था। आदिश को अपने पास आया देखकर आरिश धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, व्हाट हैपन लिटिल वैम्पायर। आरिश के मुंह से अपने लिए लिटिल वैम्पायर सुनकर आदिश अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट लाता है, और वह आरिश की तरफ देखते हुए अपने छोटे छोटे हाथों को बढ़ाते हुए आरिश की गोद में चढ़ते हुए बोला, नथिंग मिस्टर बिग वैम्पायर। उस छोटे से बच्चे की बात सुनकर आरिश को हंसने का मन कर रहा था। जहां अब तक सोना की तरफ देखते हुए उसके चेहरे में एक उदासी छाई हुई थी, जहां उसे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था, वहां ये बच्चा उसके लिए एक रोशनी की किरण बनकर उसके पास आया था। इस बच्चे को अपने सीने से लगाने के बाद आरिश को ऐसा लग रहा था जैसे यह उसका ही अंश हो, पर ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं था। ये बात आरिश जानता था। इस टाइम मिस्टर जायसवाल अपनी पत्नी की तरफ कुछ इशारा करते हैं, और फिर वह अपनी जगह से उठाते हुए खाने की टेबल की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोले, क्यों मिस्टर सिंघानिया और मिस्टर आर्यन, आप लोगों को भूख नहीं लग रही है? खैर, आप लोग जवान इंसान हैं, आप लोगों की अभी जवानी बहुत तंदुरुस्त है। हमारे जैसे बूढ़े लोगों को जल्दी जल्दी भूख लगती है। वेल, आप अगर चाहे तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मिस्टर जायसवाल की बात सुनकर सोना तुरंत ही अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उनकी तरफ देखने लगती है। वही सिद्धार्थ सोना के हरकत को देखकर तुरंत सोने के सर को नीचे करता है, और फिर उसे अपनी आंखें दिखाता है, तो बदले में सोना भी सिद्धार्थ को अपनी आंखें दिखाने लगती।
जिसे देखकर सिद्धार्थ एकदम से अपने सर को झटकता है और फिर उसके छोटे छोटे हाथों को पकड़कर उसे खड़ा करते हुए बोला, वाइफी यहाँ पर नो मस्ती, चलो अब जल्दी से लंच कर लो, फिर हमें घर भी जाना है। सिद्धार्थ के बात पर सोना अपने छोटे से सर को हाँ में हिलाती है और उसके बाद वह पंखुड़ी की तरफ देखती है, जो कि चुपचाप आलसी बिल्ली के बच्चे की तरह सोफे पर बैठी हुई थी। ना जाने उसे कितने दुख दे दिए थे सिद्धार्थ और सोना ने मिलकर, उसके चेहरे की स्माइल तो पूरी तरह से गायब हो ही गई थी। पूरा चेहरा फुलाए हुए शांति से बैठी हुई थी। पंखुड़ी की तरफ देखते हुए सोना एकदम से अपनी जगह से उठ सिद्धार्थ की दूसरी तरफ जाकर बैठ जाती है और फिर सिद्धार्थ के चेहरे को पकड़कर वो पंखुड़ी की तरफ घूमते हुए बोली। एपिसोड 93, बच्चों का आरिश से चिपकने। अब तक मिस्टर जायसवाल की बात सुनकर सोना तुरंत ही अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उनकी तरफ देखने लगती है। वही सिद्धार्थ सोना के हरकत को देखकर तुरंत सोने के सर को नीचे करता है और फिर उसे अपनी आंखें दिखाता है, तो बदले में सोना भी सिद्धार्थ को अपनी आंखें दिखाने लगती, जिसे देखकर सिद्धार्थ एकदम से अपने सर को झटकता है और फिर उसके छोटे छोटे हाथों को पकड़कर उसे खड़ा करते हुए बोला, वाइफी यहाँ पर नो मस्ती, चलो अब जल्दी से लंच कर लो, फिर हमें घर भी जाना है। सिद्धार्थ के बात पर सोना अपने छोटे से सर को हाँ में हिलाती है और उसके बाद वह पंखुड़ी की तरफ देखती है, जो कि चुपचाप आलसी बिल्ली के बच्चे की तरह सोफे पर बैठी हुई थी। ना जाने उसे कितने दुख दे दिए थे सिद्धार्थ और सोना ने मिलकर, उसके चेहरे की स्माइल तो पूरी तरह से गायब हो ही गई थी। पूरा चेहरा फुलाए हुए शांति से बैठी हुई थी। पंखुड़ी की तरफ देखते हुए सोना एकदम से अपनी जगह से उठ सिद्धार्थ की दूसरी तरफ जाकर बैठ जाती है और फिर सिद्धार्थ के चेहरे को पकड़कर वो पंखुड़ी की तरफ घूमते हुए बोली, अब आगे, अब आप ही उसे मनाएं क्योंकि आपने इतनी देर मीटिंग की थी जिसकी वजह से वह नाराज हुई है। सोने की बात सुनकर सिद्धार्थ अपनी बेटी की तरफ देखता है और उसके नाराजगी जताने के स्टाइल को देखकर वह अपना सिर हिलाते सिद्धार्थ अपने हाथ बढ़ाकर पंखुड़ी के हाथों को पकड़ने की कोशिश करता है, पर पंखुड़ी एकदम से उछलते हुए सोफे से उतरती है और फिर वह अपने भाई की तरफ भागती है, जो कि इस समय आरिश के गोद में बैठा हुआ था। दोनों बच्चों को सिद्धार्थ आरिश के पास देखकर गहरी सांस लेता है और फिर अपनी जगह से उठकर सोना के हाथों को थमते हुए आरिश की तरफ देखकर बोला, मिस्टर आर्यन अब आप ही संभालिए मेरे तूफान एक्सप्रेस को और चलिए लंच कर लीजिए। सिद्धार्थ की बात सुनकर आरिश उसकी तरफ कठोर नजरों से देखता है, पर वह कुछ कहता नहीं, उल्टा वह पंखुड़ी को भी अपना हाथ फैलाकर उसे अपनी गोद में बिठा लेता है, जिससे पंखुड़ी के चेहरे पर एक बड़े से स्माइल आ जाती है। ऐसे तो पंखुड़ी जल्दी किसी के गोद में जाती नहीं थी, पर न जाने क्यों ये दोनों बच्चे आज आरिश बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रही थी, इसलिए दोनों खामोशी से जाकर उसकी गोद में बैठ भी गए थे। सिद्धार्थ के जाने के बाद आरिश दोनों बच्चों को लेकर डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ जाता है और टेबल पर आकर बैठने के बाद सभी खुद ही अपने अपने प्लेट में खाना सर्वेंट करते हैं, क्योंकि मिस्टर जायसवाल ने सर्वेंट को नहीं बुलाया था और वह नहीं चाहते थे कि उनके इस प्रेशियस मोमेंट को कोई किसी भी तरह से डिस्टर्ब करे। वही सिद्धार्थ अपना खाना सर्व करने के बाद सोना की प्लेट में भी खाना साफ करता है और फिर वह जैसे ही पंखुड़ी की प्लेट में खाना सर्व करने को होता है, पंखुड़ी तुरंत अपने प्लेट को खींचकर आरिश की तरह बढ़ा देती है, जिसे देखकर आरिश के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वह तुरंत अपना खाना सर्व करना छोड़कर अपने हाथ को बढ़ाकर पंखुड़ी के बालों को सहलाता है, जिससे पंखुड़ी अपने छोटे छोटे खरगोश जैसे दांत दिखाते हुए मुस्कुराने लगती है। वही पंखुड़ी की हरकत को देखकर सोना हैरान थी। अब सोना अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आरिश की तरफ देखने लगी तो आरिश भी यह महसूस कर चुका था कि सोना उसे ही देख रही है, पर वह अपनी नज़र उठाकर उसकी तरफ नहीं देख रहा था, क्योंकि जायसवाल उसके नज़रें सोने से मिलती थी। उसके जहन में एक अजीब सी दर्द की लहरें दौड़ जाती है, जो उसके बाद आरिश से बाहर होने लगती थी। वही सोना अपने टिमटिमाती आंखों से तब तक आरिश को देखती है जब तक आरिश आदिश और पंखुड़ी की प्लेट में खाना सर्व करके उन्हें खाने का इशारा नहीं करता है। जैसे ही बच्चे खाना शुरू करते हैं, सोना भी अपना खाना खाना शुरू कर देती है। इधर मिस्टर जायसवाल उन दोनों प्यारे प्यारे बच्चों की तरफ देख रहे थे, जो कि एक बार भी उनके पास आने को तैयार नहीं हो रहे थे, पर आरिश के पास दोनों जाकर बैठे हुए थे। ये देखकर मिस्टर जायसवाल को थोड़ा सा जलन भी हो रही थी, क्योंकि सिद्धार्थ के बच्चे इतने क्यूट थे कि उन्हें देखने के बाद किसी का भी मन करने लगे कि हाँ, एक बार वह उसे अपने गोद में जरूर ले। पर बच्चे इतने शैतान थे कि गोद में आए तब तो थोड़ी देर के बाद सबका लंच खत्म होता है, तब सब वापस से हाल में आकर बैठते हैं, जिसके बाद सोना और बच्चे दोनों है उलसाने लगे थे।
जिसे देखते हुए सिद्धार्थ मिस्टर जायसवाल की तरह देखते हुए बोला, मिस्टर जायसवाल हमें लगता है कि अब हमें चलना चाहिए। मिस्टर जायसवाल सिद्धार्थ की बात सुनकर एक नज़र सिद्धार्थ की तरफ देखती है और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखते हुए वह उसे रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, जिनके बाद वो अपने सर को हिलाते हुए सिद्धार्थ को जाने की बात पर एग्री हो जाती हैं। सिद्धार्थ अब सोना और बच्चों के साथ अपनी जगह से उठता है और फिर वह उसमें 3 रूम से बाहर जाने लगता है। वही जाते जाते सोना की नज़रें एक बार आरिश से टकराती हैं। इसके बाद आरिश गौर से सोना की नज़रों में देखने लगता है। वही सोना भी बहुत ही ध्यान से आरिश की तरफ देख रही थी, जैसे वह जानने की कोशिश कर रही हो कि आखिर वह आरिश की तरफ बार बार देखने के लिए मजबूर क्यों हो रही है। वही आरिश सोना की आंखों में देख रहा था, जैसे वह सोने की आंखों को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो कि आखिर क्यों सोना की आंखों में अपने लिए एक अजनबी सा एहसास देख रहा था। सोना का यूं उसे देखने के बाद भी ऐसे रिएक्ट करना जैसे वह उसे जानती नहीं है, एक बार भी उससे बात करने की कोशिश ना करना, सोना के चेहरे के एक्सप्रेशन ना बदलना बल्कि अपनी ही बच्चों वाले हरकत में बिजी रहना कहीं ना कहीं आरिश को अब सक के कटघरे में ला रहे थे। ऐसा भी क्या हुआ है सोना के साथ कि उसके लिए जिससे वह अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती थी, उसके लिए उसके सारे एहसास तक मर चुके हैं। सिर्फ अजनबी के अलावा और कोई एहसास ही नहीं नजर आ रहे थे उसके आंखों में। सिद्धार्थ सोना और बच्चों के साथ जा चुका था, वही आरिश अपनी खाली नज़रों से उन्हें जाता हुआ देखता रहता है। उन सब के जाने के बाद आरिश भी मिस्टर जायसवाल से विदा लेकर उस होटल से बाहर आ जाता है और होटल से बाहर आते ही उसकी नज़रें सिद्धार्थ के जाते हुए कार पर जाती है और वह अपने नज़रें फेर कर अपने कार की तरफ बढ़ जाता है और आरिश स्टार्ट करके सीधा डाक पैलेस की तरफ अपनी कार को बढ़ा देता है। थोड़ी ही देर में आरिश की कार पैलेस के आगे आकर रुकती है। आरिश कार को पार्किंग में खड़ा करता है और फिर वह घर से बाहर आकर सीधा पैलेस के अंदर आता है। वह जैसे ही पैलेस के अंदर आता है उसके सामने ही उनसे काकी खड़ी दिख जाती है। काकी को हॉल में खड़ा देखकर आरिश अपने कंफ्यूजन नज़रों से काकी की तरफ देखते हुए बोला, काकी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने आपको कहा था ना कि दवाई लेने के बाद आप थोड़ी देर आराम कर लीजिएगा, मुझे आने में लेट हो जाएगी। क्या आपने मेडिसिन ली थी टाइम पर? आरिश के सवालों को सुनने के बाद काकी अपने नज़रें चुराते हुए इधर उधर देखने लगती है, जिसे देखते हुए आरिश गहरी सांस लेता है और फिर काकी के हाथों को पकड़ते हुए उन्हें लेकर हॉल में आता है। पर जैसे ही वह हॉल में आता है उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने सोफे पर नेर और रेयान दोनों बैठे हुए थे। अपने मम्मी पापा को यहाँ पर देखकर आरिश जैसे झटका खा चुका था, क्योंकि रेयान जी कह कर गए थे कि वह अब इस घर में कदम नहीं रखेंगे और अभी एक दिन ही बीते थे और वह वापस से यहाँ आए थे। आरिश काकी की तरफ देखता है और फिर वह अपनी आंखों के इशारे से ही उन्हें कमरे में जाने को कहता है और खुद कर उनके सामने सोफे पर बैठ जाता है और फिर अपने शांत नज़रों से अपने पापा की तरफ देखने लगता है, जिसे देखते हुए रेयान जी तुरंत ही अपने गले को साफ करते हुए आरिश की तरफ देखते हुए बोले, आरिश मैं जानता हूँ कि मैं कल ये कहकर गया था कि मैं कभी अब तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखूंगा, पर आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही। तुम्हारी माँ ने मुझे बताया कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, मैं बस वही चाहता हूँ कि तुम इन सारी चीज़ों को छोड़ दो, क्योंकि तुम जो करने जा रहे हो वह गलत है। वह बच्ची अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ कर चुकी है और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वह बच्ची हमारी आर्या ही है? ये भी हो सकता है कि बस उसकी शक्ल ही हमारे बच्ची से मिलती हो, ये कहीं से भी तो प्रूफ नहीं है कि वह हमारी आर्या है। और अगर वह हमारी आर्या रहती तो इतनी बार तुम उसके नज़रों के सामने गए हो, एक बार तो जरूर उसकी आंखों में तुम्हारे लिए कोई एहसास दिखे हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि आज भी तुम मुझसे मिलकर आ रहे हो, क्या आज भी तुम्हारे उसकी आंखों में कोई इमोशन देखे हैं? क्या आज भी तुम्हें उसकी आंखों में कोई एहसास दिखे? नहीं ना, तो क्यों उसे बच्चों को अपनी जिंदगी में लाने के जिद पर अड़े हो? अपने पापा की बात सुनकर आरिश खामोशी से उनकी तरफ कुछ पल देखता है और फिर वह अपने गहरी सांस लेते हुए बोला, पापा ज़रा आप इस बात को गौर से सोचिएगा। मान लीजिए अगर मेरी बटरफ्लाई की जगह माँ होती तो क्या आप मम्मा को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश नहीं करते? आप भूल जाते, मम्मा को खुश देखकर भुला देते आप अपने प्यार को किसी और की खुशी के लिए? क्या तड़प कर रह जाते हैं आप मम्मा के बिना? आरिश की बात सुनकर रेयान का चेहरा काला पड़ चुका था। वह एकदम से नूर जी की तरफ देखते हैं और उनकी आंखों के इमोशंस बता रहे थे कि वह ऐसा कभी नहीं होने देंगे और वह ऐसा कभी बर्दाश्त भी नहीं कर सकते हैं।
आरिश अपने पापा के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अपने चेहरे पर दर्द भरी मुस्कुराहट लिए हुए बोला, आप ऐसा कभी नहीं कर पाते, तो फिर आप मुझे यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि मैं बटरफ्लाई को भूलकर से किसी और के साथ जिंदगी जीने का मौका दे दूं? कैसे जीऊंगा मैं उसके बिना? आरिश बातें सुनने के बाद अब रेयान जी के पास कहने को कुछ भी नहीं बचा था। रेयान जी थोड़ी देर तक यूं ही खामोश रहती हैं, उसके बाद वह नूर की तरफ देखते हैं, तो नूर जी भी भरी नजरों से आरिश की तरफ देख रही थी। वह कुछ भी कह नहीं रही थी। अब रेयान गहरी सांस लेती है और फिर वह अपनी जगह से उठते हुए आरिश की तरफ देखते हुए बोली, ठीक है, तो तुम्हें जो करना है तुम करो, पर इस सब की वजह से हमारी बच्ची को तकलीफ नहीं होना चाहिए। एक बार पहले ही उसे तुमने बहुत तकलीफ दे दिया, और अगर इस बार तुमसे तकलीफ देने की कोशिश करोगे तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने पापा की बात सुनकर आरिश के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और फिर वह तुरंत ही अपने सर को हिलाते हुए अपने पापा की तरफ देखते हुए बोला, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए डैड, मैं इस बार उसे किसी भी कीमत पर हट नहीं करूंगा। इस बार मेरी तरफ से उसकी आंखों में बिल्कुल भी आंसू नहीं आएंगे। आरिश की बात सुनने के बाद रेयान जी अब अपने कदम डाक पैलेस से बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। रेयान को जाता हुआ देखकर आरिश एकदम से बोला, काफी लेट हो चुका है, आज रात यहीं रुक जाए। एपिसोड 94। सोना और आरिश दोनों सिद्धार्थ के ऑफिस में। वो नूर की तरफ देखते हैं तो नूर जी भी भरी नजरों से आरिश की तरफ देख रही थी। वह कुछ भी कह नहीं रही थी। अब रेयान गहरी सांस लेती है और फिर वह अपनी जगह से उठते हुए आरिश की तरफ देखते हुए बोली, ठीक है, तो तुम्हें जो करना है तुम करो, पर इस सब की वजह से हमारी बच्ची को तकलीफ नहीं होना चाहिए। एक बार पहले ही उसे तुमने बहुत तकलीफ दे दिया, और अगर इस बार तुमसे तकलीफ देने की कोशिश करोगे तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने पापा की बात सुनकर आरिश के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और फिर वह तुरंत ही अपने सर को हिलाते हुए अपने पापा की तरफ देखते हुए बोला, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए डैड, मैं इस बार उसे किसी भी कीमत पर हट नहीं करूंगा। इस बार मेरी तरफ से उसकी आंखों में बिल्कुल भी आंसू नहीं आएंगे। आरिश की बात सुनने के बाद रेयान जी अब अपने कदम डाक पैलेस से बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। रेयान को जाता हुआ देखकर आरिश एकदम से बोला, काफी लेट हो चुका है, आज रात यहीं रुक जाए। अब आगे। आरिश की बात सुनकर रेयान जी के जाते कदम रुक जाते हैं और फिर वह आदिश की तरफ देखते हैं और अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए बोले, मैं सुबह तुम्हारी माँ को लेने के लिए आ जाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता। अपने पापा की बातें सुनकर आरिश की आंखों में एक अजीब सी उदासी छा जाती है, क्योंकि आरिश समझ रहा था कि रेयान यहाँ क्यों नहीं रुकना चाहते हैं, और उन चीज़ों को समझते हुए उसकी आंखों के इमोशन बता रहे थे कि उसे सच में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा पछतावा है। आरिश बस अपने सर को हिलाता है और फिर अपने माँ की तरफ देखता है, जिसके बाद रेयान वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद आरिश अपनी माँ के पास आता है और उनके हाथों को पकड़ते हुए उनके पास बैठ जाता है। तो नूर जी अपनी शांत सी आवाज में बोली, इस बार अपने पापा का भरोसा मत तोड़ना आरिश। अपनी माँ की बात सुनकर आरिश नूर जी के गोद में अपना कर रखते हुए अपने शांत आवाज में बोला, बिल्कुल भी नहीं। अगली सुबह आरिश ऑफिस जाने के लिए तैयार था। ब्रेकफास्ट टेबल पर नूर ब्रेकफास्ट कर रही थी। वह जैसे ही आरिश को रेडी होकर कमरे से बाहर आता हुआ देखती है, वो तुरंत ही आरिश को आवाज लगती है, पर आरिश अपनी माँ की तरफ आने की बजाय उनकी तरफ देखते हुए अपनी शांत आवाज में बोला, माँ मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, वरना मैं पक्का आपके साथ ब्रेकफास्ट करके ही ऑफिस जाता। पर चिंता मत कीजिए, मैं शाम को जल्दी ही आ जाऊंगा। अगर आप यहाँ रही तो ठीक है, वरना मैं आर्यन पैलेस आऊंगा आपके साथ डिनर करने के लिए। ओके। आरिश की बात सुनकर नूर लाचारी से अपना सिर हिला देती है। वही आरिश अपनी बात कहकर सीधा डाक पैलेस से बाहर निकल आता है और वह सीधा पार्किंग में जाता है, क्योंकि आज वह खुद ही अपनी कार को पार्किंग से बाहर लेकर आता है। क्योंकि आज आरिश खुद ही घर को ड्राइव करके जाने वाला था, आज उसका ड्राइवर के साथ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। अपनी कार को पार्किंग से बाहर निकालने के बाद आरिश सीधा अपनी कंपनी की ओर बढ़ जाता है। थोड़ी ही देर में आरिश की कार उसकी कंपनी के आगे आकर रुकती है। आरिश अपनी कार को पार्क करता है और कार से बाहर आने के बाद वह पार्किंग से ही अपना प्राइवेट लिफ्ट यूज करते हुए सीधा अपने केबिन में चला आ रहा है। आरिश को अभी अपने कैबिन में आए कुछ पल ही बीते थे कि तभी केबिन का डोर लॉक होता है और अपनी नज़र उठाकर सामने दरवाजे की तरफ देखता है और फिर वह गहरी सांस लेते हुए बाहर खड़े शख्स को अंदर आने की परमिशन दे देता है। आरिश की परमिशन मिलते ही बाहर खड़ा राघव अंदर आता है। राघव अंदर आते ही आरिश को उसका आज का पूरा शेड्यूल बताता है
और फिर वह खामोशी से आरिश के कुछ कहने का इंतजार करने लगता है, क्योंकि आज बारिश को सिंघानिया कॉरपोरेशन जाना था, क्योंकि आज सिद्धार्थ ने अपने ऑफिस में ही मीटिंग रखवाई थी। सिंघानिया कॉरपोरेशन जाने के बाद सुनकर आरिश के आईब्रो सिकुड़ जाते हैं, पर अगले ही पल उसकी आंखों में एक अजीब से इमोशन आ जाते हैं, और फिर वह राघव की तरफ देखते हुए अपने सर को हिला देता है। राघव जैसे है आरिश को हामी भरते देखता है, उसे थोड़ा हैरानी भी होती है, क्योंकि आरिश जैसा इंसान किसी के ऑफिस जाना पसंद नहीं करता था, पर यहाँ तो वह एक बार में ही सिद्धार्थ के ऑफिस जाने के लिए मान गया था। राघव को तो सिर्फ यह मीटिंग अरेंज करवाने से मतलब था, इसलिए वो आरिश से परमिशन लेकर आरिश के केबिन से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद आरिश तुरंत ही अपना फ़ोन निकलता है, और फ़ोन अनलॉक करते ही सामने आर्या का चेहरा देखते हुए उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, और वह तस्वीर को गौर से देखते हुए बोला, मैं आ रहा हूँ वाइफी, बस तुम इंतजार करना। आरिश अपनी चेयर से उठता है और सीधा अपने केबिन से बाहर अपने कदम बढ़ा देता है। आरिश नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जाता है, और आज आरिश को देखते हुए सभी की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी थी, क्योंकि आरिश जिसके चेहरे पर हमेशा कोई एक्सप्रेशन नहीं रहते थे, उसके चेहरे पर आज एक स्माइल थी। भले ही वह स्माइल बहुत ही छोटी थी, पर वह इतना थी कि नोटिस करने के लिए काफ़ी थी। आरिश बिना किसी पर ध्यान दिए सीधा ऑफिस से बाहर चला जाता है। वहीं आरिश के जाते ही ऑफिस में अब गॉसिप्स होने शुरू हो जाते हैं। वहीं इन सब से अनजान आरिश जैसे ही ऑफिस से बाहर अपने कदम रखता है, उसकी कारण पहले से तैयार बाहर खड़ी थी, और इस जैसे ही ऑफिस से बाहर आता है, ड्राइवर तुरंत कार से बाहर आकर आरिश के लिए दरवाज़ा खोलता है, जिसके बाद आरिश जाकर कार में बैठता है, और उसके कार में बैठते ही कार अपनी मंजिल की ओर रवाना हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में बारिश की कार एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने आकर रुकती है। आरिश अपनी कार से बाहर आता है और अपने सर को उठाकर उस पूरे बिल्डिंग को बहुत ही गौर से देखता है। बिल्डिंग की ऊंचाइयां इतनी थी, ऐसा लग रहा था मानो वह आसमान को छूने वाले हो। पूरे बिल्डिंग के विंडो को कांच से बनाया गया था, जिससे बाहर से देखने में ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बिल्डिंग ही कांच का हो, और सूरज की पड़ती रोशनी जो कि रिफ्लेक्ट हो रही थी, पूरे बिल्डिंग को किसी हीरे की तरह शाइन दे रही थी। आरिश पूरे बिल्डिंग को देखने के बाद टॉप पर लिखे नाम को देखता है, सिंघानिया एंटरप्राइजेस। इस नाम को पढ़कर सिद्धार्थ के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कुराहट आ जाती है, और वह अपने कदम सीधा बिल्डिंग के अंदर बढ़ा देता है। वही जैसे ही वह कंपनी के अंदर एंटर करता है, एंट्रेंस पर ही सिद्धार्थ का असिस्टेंट आर्यन तुरंत है आरिश को देखकर ग्रीट करता है। आरिश एक नज़र आर्यन की तरफ देखता है, और वह भी अपने सर को बस हमें दिला देता है, जिसके बाद आर्यन आरिश को लेकर सीधा मीटिंग रूम की तरफ बढ़ जाता है। वही आरिश जाते हुए हर तरफ अपने तिरछी नज़रों से देख रहा था। वही सिद्धार्थ के ऑफिस के लड़कियां जो कि जाते हुए आरिश को देख रही थी, आरिश की तरफ देखते हुए वह सभी को गॉसिप करने लगी थी। एक तो पहले से ही इस कंपनी काम पास इतना हैंडसम बांधा था, और अब उसके पार्टनर्स भी इतने हैंडसम होने लगे, तो भला वह लोग काम कैसे करेंगे। उन सभी की नज़रें आरिश पर ही टिकी हुई थी, पर आरिश सामने की तरफ देखा हुआ सीधा आर्यन के साथ जा रहा था। थोड़ी ही देर में आरिश मीटिंग रूम में मौजूद था। हालांकि आज उसे कुछ ज़्यादा खास डिस्कशन नहीं करना था, उन्हें बस किसे कितना पैसा लगाना है और कब ये प्रोजेक्ट शुरू करनी है, इस बारे में बातें करनी थी, जिसकी वजह से बस आधा घंटा का काम था। और यह बात है कॉल पर भी हो सकती थी, पर सिद्धार्थ ने जब प्रपोज भेज दिया था कि वह अपने ऑफिस में अपने मीटिंग करना चाहता है, तो आरिश ने भी मन नहीं किया। आरिश को मीटिंग रूम में बैठने के बाद आर्यन तुरंत ही सिद्धार्थ के केबिन में जाता है, और उसके बाद वो सिद्धार्थ के साथ मीटिंग रूम में आता है। वह दोनों जैसे ही आते हैं, उनकी नज़र आरिश पर जाती है जो कि अपने फ़ोन में गेम था। आरिश को अपने फ़ोन में बिजी देख सिद्धार्थ अपने चेहरे पर टेढ़ी मुस्कुराहट लिए जाकर आरिश के सामने बैठता है, और फिर आरिश की तरफ देखते हुए बोला, लगता है मिस्टर आर्यन आपको काम से ज़्यादा मोबाइल देखना पसंद है। सिद्धार्थ की यह बातें सुनकर आरिश तुरंत अपनी नज़रें उठा के सिद्धार्थ की तरफ देखता है और फिर स्माइल करता है, और अपने फ़ोन को बंद करके वही साइड ऊपर टेबल पर रखता है। फिर अपने हाथों को टेबल पर रखकर हल्के से सिद्धार्थ की तरफ झुकते हुए बोला, और मुझे लगता है आपको अपने काम से ज़्यादा दूसरों के कामों में टांग अड़ाना पसंद है। आरिश की बात सुनकर सिद्धार्थ एकदम से अपने चेयर पर पीछे होता है, और फिर अपनी घूरते हुए नज़रों से आरिश को ही देखता है। वही आरिश भी अपनी घूरती हुई नज़रों से उसे ही देख रहा था। उन दोनों के बीच के माहौल को देखकर आर्यन अपना सिर पीट लेता है। उसे पहले से ही उम्मीद थी कि ऐसे ही कुछ होने वाला है, पर अब वह ये सोच रहा था कि वह इस सिचुएशन को कैसे संभाले।
क्योंकि जिस तरह से ये दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे ऐसा लग रहा था मानो ये दोनों एक दूसरे को कच्चा ही चबा जाएंगे। अभी आर्यन अपना दिमाग लगा ही रहा था कि तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन साउंड होता है। आर्यन तुरंत है अपना फ़ोन निकाल कर देखता है और जैसे ही वह स्क्रीन पर शो हो रहा है मैसेज को देखता है और फिर वो डरते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए बोला, लेडी बॉस ऑफिस आ रही है। आर्यन की बात सुनकर सिद्धार्थ की आंखें एकदम से हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है और फिर वह आर्यन की तरफ देखते हुए सवाल करता है, वह ऑफिस क्यों आ रही है? सुबह तो उसने कहा था कि वह नहीं आना चाहती है, फिर अचानक से वह ऑफिस। क्या वह अकेले आ रही है? क्या गार्ड है उसके साथ? सिद्धार्थ के माथे पर अब चिंता की लकीरें साफ साफ नजर आने लगी थी। वही आरिश सिद्धार्थ के हर एक हरकत को नोटिस कर रहा था। सोने के आने के बाद पर सिद्धार्थ का इतना ज्यादा टेंस हो जाना कि वह गार्ड के साथ आ रही है या नहीं आ रही है, ये चीज आरिश को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, पर वह खामोशी से सिद्धार्थ को देख रहा था। तभी आर्यन अपने कंधे उचकाते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए बोला, हमें नहीं पता, अभी अभी उन्होंने मैसेज छोड़ा है कि वह आकर सीधा आपसे मिलना चाहती हैं। सिद्धार्थ आर्यन की बातें सुनकर गहरी सांस लेता है और फिर वो उसे देखते हुए बोला, अच्छा ठीक है, तुम जाओ और देखो वह कहाँ है और उसे अपने साथ लेकर ही आना। सिद्धार्थ की बात सुनकर आर्यन तुरंत ही अपने सर को हिलाता है और फिर वो तुरंत कमरे से बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद सिद्धार्थ अब आरिश की तरफ देखता है और फिर गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, मिस्टर आर्यन, हमें लगता है हम जिस बात को करने के लिए यहाँ पर आए हैं हम उसे बात को जल्दी से करें और फिर एक दूसरे को फ्री करें, क्योंकि इसके बाद हम दोनों को और भी इम्पोर्टेंस काम है। सिद्धार्थ की बातें सुनकर आरिश गहरी सांस लेते हुए टेबल पर अपनी उंगलियां टैप करते हुए बोला, यह मीटिंग आपने ही रखवाई है मिस्टर सिंघानिया, तो आप ही बताएं कि आपने ये क्यों रखवाए हैं और आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। आरिश की बातें सुनने के बाद सिद्धार्थ गहरी सांस लेते हुए अपने सर को हिलाता है और फिर वह आरिश की तरह देखते हुए अपनी डिस्कशन शुरू कर देता है, जिसे आरिश बहुत ही गौर से सुन रहा था और बीच बीच में बस सिद्धार्थ की बातें काटते हुए वह अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू भी रख रहा था, जिसे सिद्धार्थ में मानते हुए एग्री कर रहा था। और थोड़ी देर यूं ही डिस्कशन के बाद फाइनली उनके बीच का सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाता है और दोनों ही गहरी सांस लेते हुए अपनी अपनी चेयर पर पीछे की तरफ टिककर बैठ जाते हैं। इसके बाद सिद्धार्थ अपनी जगह से खड़ा होता है और फिर आरिश की तरफ अपने हाथ बढ़ाने में बोला, तो हम डील फाइनल समझे। इसके जवाब में आरिश भी अपनी जगह से खड़ा होता है और फिर सिद्धार्थ से अपने हाथ मिलाते हुए अपने सिर को हाँ हिला देता है। इसके बाद दोनों ही साथ में केबिन से बाहर आ जाते हैं। वह दोनों जैसे ही मीटिंग रूम से बाहर आते हैं वैसे ही सामने से गुस्से से तमतमाती तुम्हारी हुई सोना पर दोनों ही नजर पड़ जाती हैं। एपिसोड 95 आरिश और सोना। अब तक और फिर वह आरिश की तरह देखते हुए अपनी डिस्कशन शुरू कर देता है, जिसे आरिश बहुत ही गौर से सुन रहा था और बीच बीच में बस सिद्धार्थ की बातें काटते हुए वह अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू भी रख रहा था, जिसे सिद्धार्थ में मानते हुए एग्री कर रहा था। और थोड़ी देर यूं ही डिस्कशन के बाद फाइनली उनके बीच का सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाता है और दोनों ही गहरी सांस लेते हुए अपनी अपनी चेयर पर पीछे की तरफ टिककर बैठ जाते हैं। इसके बाद सिद्धार्थ अपनी जगह से खड़ा होता है और फिर आरिश की तरफ अपने हाथ बढ़ाने में बोला, तो हम डील फाइनल समझे। इसके जवाब में आरिश भी अपनी जगह से खड़ा होता है और फिर सिद्धार्थ से अपने हाथ मिलाते हुए अपने सिर को हाँ हिला देता है। इसके बाद दोनों ही साथ में केबिन से बाहर आ जाते हैं। वह दोनों जैसे ही मीटिंग रूम से बाहर आते हैं वैसे ही सामने से गुस्से से तमतमाती तुम्हारी हुई सोना पर दोनों की नजर पड़ जाती है। अब आगे सिद्धार्थ सोना को लेकर जा चुका था। इधर आरिश सुबह सिद्धार्थ के ऑफिस से जा चुका था और आर्यन भी अपने केबिन में जा चुका था। पर इधर आरिश सिद्धार्थ के ऑफिस से निकलने के बाद अपने ऑफिस न जाकर अपने कार को ड्राइव करते हुए सीधा बीच की ओर चला जाता है और थोड़ी ही देर में आरिश की कार समुद्र के किनारे आकर रुकती है। आरिश अपनी कार से बाहर आता है और अपनी शांत नज़रों से उस समुद्र की लहरों की तरफ देखने लगता है और अपने मन में उठ रहे उन सवालों के लहरों को अपने अंदर दफन करने लगता है। आरिश उन समुद्र की लहरों को देख रहा था। जितनी तकलीफ उसे हो रही थी वह उस तकलीफ को बयां नहीं कर सकता था। सिद्धार्थ की कंपनी। सिद्धार्थ सोना को लेकर अपने केबिन में आता है। सोना अभी भी उसकी गोद में चढ़ी बैठी हुई थी, जिसे सिद्धार्थ समझ रहा था क्योंकि सिद्धार्थ की कुछ देर बाद एक मीटिंग थी और जब तक वह सोना को समझकर उसे शांत कराकर केबिन में नहीं बैठा देता है तब तक सोना उसे मीटिंग में जाने की परमिशन नहीं देने वाली थी।
और सिद्धार्थ इस मीटिंग को नहीं छोड़ना चाहता था, जिस वजह से वह सोना को बहुत ही प्यार से समझा रहा था। सोना बच्चा, क्या बात है, क्या हुआ तुम्हें? अभी अभी तो मैंने अपने किए के लिए माफी मांगा है ना, माफ कर दो अपने प्यारे पति को प्लीज। सिद्धार्थ की बातें सुनने के बाद भी सोना उसे कोई जवाब नहीं देती। उल्टा वो चुपचाप सिद्धार्थ को ही टुकुर टुकुर देखे जा रही थी, जिसे देखकर सिद्धांत गहरी सांस लेता है और फिर वो उसके सर को सहलाते में बोला, ओके फाइन, आज शाम को बाहर चलेंगे डिनर के लिए, ओके। अब खुश। इतना सुनना था कि सोना के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और फिर वह तुरंत ही अपने सर को हाँ में हिला देती है। पर अब सिद्धांत के लिए ये भी परेशानी वाली बात ही थी, क्योंकि उसकी नन्ही सी बेटी उसे बाहर का खाना जल्दी सूट नहीं करता था। उसे बहुत ही देखकर खिलाया जाता था कि कहीं कुछ ऐसा ना हो खाने में जिससे उसकी बेटी को तकलीफ हो जाए, जिसकी वजह से वह जल्दी बाहर जाना पसंद नहीं करता था। पर एक उसकी बीवी थी जिसे घर का खाना पसंद नहीं आता था। सोना के मानते ही सिद्धांत अब उसे अपने गोद से उतार कर अपने बगल में बैठता है और फिर उसके सर को सहलाते हुए बोला, वाइफी मेरी एक मीटिंग है, तुम 2 घंटे आराम से केबिन में बैठो, मैं बस यूं गया और मीटिंग करके आया, ओके ना? और अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो तुम आर्यन से कह देना, या फिर तुम चाहो तो इस ऑफिस को भी घूम सकती हो। मैं तुम्हारे साथ यहाँ के एक स्टाफ को घूमने को कह देता हूँ, जिससे तुम्हें कोई परेशानी भी नहीं होगी। सिद्धार्थ की बात सुनकर सोना तुरंत ही एग्री कर जाती है, जिसके बाद से सिद्धार्थ प्यार से उसके माथे पर किस करता है। उसके बाद वह उठकर केबिन से बाहर चला जाता है। सिद्धार्थ के जाने के कुछ पल बाद ही एक लड़की सिद्धार्थ के केबिन में आती है और वह सोना की तरफ देखकर बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ सोना को ग्रीट करती है, जिसके बाद सोना उसके साथ बाहर घूमने के लिए निकल आती है। सोना सिद्धार्थ के हर एक फ्लो को बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ एक्सप्लोर कर रही थी, क्योंकि हर एक फ्लो की डिजाइनिंग बहुत ही ज़्यादा अलग थी। उनके आर्किटेक्चर और उसका इंटीरियर बहुत ही यूनिक और बहुत ही खूबसूरत था, जिसे देखते हुए सोना के चेहरे पर एक स्माइल थी और वह बहुत ही गौर से हर तरफ देखते हुए घूमने जा रही थी। इधर आरिश, जो कि उन समुद्र की शांत लहरों को देखे जा रहा था, वह इस समय अपनी कार की बोनट पर बैठा हुआ था और उसकी आंखें एकटक अपने सामने उठ रहे समुद्र में लहरों पर ही टिकाए हुए था कि तभी अचानक से जैसे आरिश को कुछ याद आता है और फिर वह तुरंत ही अपने पॉकेट में हाथ डालता है, पर उसके पॉकेट में कुछ भी नहीं था, जिसे देखने के कुछ पल के चौंक जाता है। पर अगले ही पल वो तुरंत ही अपनी कार के बोनट से उतरता है और अपने कार में बैठकर तेजी से वो अपने कार को बीच एरिया से निकाल लेता है और वो वहां से चला जाता है। इधर सोना, जो कि घूमते घूमते अब थमने लगी थी, वह अब लिफ्ट की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए अपने साथ आए हुए लड़की की तरह देखकर बोली, अब मुझे नहीं घूमना, अब चलो, मैं थक गई हूँ। सोने की बात सुनकर वह लड़की हल्के से स्माइल करती है और फिर अपना कर हिलाते हुए सोना के साथ चली आती है। वह लिफ्ट के थ्रू सिद्धार्थ के फ्लोर पर आती हैं और फिर वह सोना को वहां छोड़कर वहां से अपने काम के लिए चली जाती हैं। सोना, जो कि सिद्धार्थ की लिफ्ट की तरफ जा रही थी, तभी उसकी नज़र दूसरे डायरेक्शन के एक बड़े से विंडो पर चली जाती है। सोना तुरंत भागते हुए उस विंडो के पास आती है और कांच पर हाथ लगाते हुए वह बाहर के नज़ारे की तरफ देखने लगती है, जहां से समुद्र की लहरें उसे दिख रही थी। और उन समुद्र की लहरों की तरफ देखते हुए सोना की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। पर इस समय जहां सोना खड़ी थी, बड़े बड़े पेड़ उसकी व्यूज को रोक रहे थे, जिससे वह साफ साफ देखा नहीं पा रही थी, जिससे सोना पहले तो मुंह बनाती है, पर तभी उसके खुराफाती दिमाग में आइडिया आता है और वह भागते हुए वापस से लिफ्ट में जाती है और ऊपर के फ्लो का बटन दबा देती है। जैसे लिफ्ट ऊपर वाले फ्लो पर रुकती है, सोना तुरंत ही भागते हुए विंडो के पास आती है और फिर वो विंडो के बाहर देखने लगती है। यहाँ से उसे साफ साफ बाहर का खूबसूरत नज़ारा दिख रहा था। बाहर का नज़ारा सच में बहुत खूबसूरत था। इधर आरिश की कार एक बार फिर से सूर्यवंशी कॉर्पोरेशन के आगे आकर रुकती है। आरिश तुरंत अपने कार से बाहर आता है और फिर वह सीधा सिद्धार्थ की कंपनी के अंदर अपने कदम बढ़ा देती है। आरिश एक बार फिर से कंपनी में देखकर बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उसे ग्रीट करते हैं। आरिश बिना किसी की तरफ ध्यान दिए वो तेज कदमों से सीधा सिद्धार्थ के प्राइवेट लिफ्ट से होते हुए सिद्धार्थ के फ्लो पर आता है, जहां पर उसने मीटिंग की थी, और वह सीधा अपने कदम मीटिंग रूम की तरफ बढ़ा देता है। वही आर्यन, जो कि अभी अभी नीचे वाले मीटिंग रूम की तरफ जा रहा था, वह आरिश को वापस से कंपनी में देखकर अपने कदम उनकी तरफ बढ़ा देता है। पर वह देखता है कि आरिश इस समय मीटिंग रूम की तरफ जा रहा है, जिसे देखकर वह भी अपनी कदम मीटिंग रूम की तरह बढ़ा देता है। पर जैसे ही वह कुछ बोलने को होता है, पर अंदर जाकर वह जैसे ही देखता है कि आरिश यहाँ क्यों आया था,
वह शांत हो जाता है और फिर वह वहां से चला जाता है, क्योंकि आरिश इस समय अपना फ़ोन लेने आया था, जो कि वह मीटिंग रूम में ही भूल कर चला गया था। और जैसे ही उसे याद आता है, वो तुरंत अपने फ़ोन को लेने आ जाता है, क्योंकि एक ये फ़ोन ही था जिसमें उसने अपने और आर्या की हजारों यादों को समेट रखा था। वह इस फ़ोन को किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। इधर आरिश अपने फ़ोन को लेने के बाद मीटिंग रूम से निकलने के बाद वापस से लिफ्ट में आता है और वह सिद्धार्थ के प्राइवेट लिफ्ट में एंटर करता है। इस समय आरिश ने अपने एक हाथ में फ़ोन पकड़ रखा था और वह अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था और उसका पूरा फोकस अपने फ़ोन पर ही था, इसलिए वह बिना देखे ही लिफ्ट का बटन प्रेस कर देता है। पर लिफ्ट नीचे जाने की जगह ऊपर चली जाती है, जिससे आरिश तुरंत हैरानी से बटन की तरफ देखता है तो उसने ऊपर वाले फ्लो का बटन प्रेस कर दिया था, जिसे देखकर आरिश की आंखों में झुंझलाहट साफ साफ नजर आने लगती है और वह गुस्से से अपने दांत किटकिट कर रह जाता है। जब तक लिफ्ट ऊपर वाले फ्लो पर जाकर नहीं रुकती है, तब तक आरिश वापस से नीचे नहीं जा सकता था। कुछ देर में लिफ्ट ऊपर जाकर खुलता है तो आरिश तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर बटन प्रेस करने ही वाला होता है कि तभी उसकी नज़र सामने की विंडो पर चली जाती है, जहां पर इस समय सोना खड़ी थी और वह मुस्कुराते हुए कांच पर धीरे धीरे टैप करते हुए बाहर कुछ देख रही थी। सोना को अकेले वहां देखकर आरिश के हाथ बटन प्रेस करते हुए रुक जाते हैं और वह लिफ्ट के दरवाजे पर अपने पैर को रखकर अपनी नज़र इधर उधर घुमाता है, पर वहां कोई भी नहीं था। सोना को अकेला देखकर आरिश थोड़ा हैरान होता है, पर फिर वो तुरंत ही लिफ्ट से बाहर चला आता है और वह भी अपने कदम सोना की तरह बढ़ा देता है। सोना जो कि दुनिया जहान को भूल अपने ही दुनिया में गुम थी। आरिश उसके पीछे आकर खड़ा होता है और पीछे से ही वो सोना की तरफ देखते हुए अपनी शांत आवाज में बोला, बटरफ्लाई तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह आवाज सुनना था कि सोना एकदम से चौंकते हुए पीछे पलट कर देखती है और अपने सामने आरिश को खड़े देखकर वह अपना मुंह बनाती है और फिर कंफ्यूजन से आरिश की तरफ देखते हुए बोली, बटरफ्लाई। सोना के मुंह से बटरफ्लाई को रिपीट करता हुआ देखकर आरिश हाँ में अपना सिर हिलता है, जिसके जवाब में सोना तुरंत ही अपने छोटे छोटे हाथों को उलट पुलट करके देखने लगती है और फिर अपने सर को पीछे करके वह न जाने क्या देखने की कोशिश कर रही थी। सोना की ऐसी हरकत देखकर आरिश कंफ्यूजन से उसे ही देख रहा था, पर अगले ही पल सोना खुद को पूरी तरह से देखने के बाद आरिश की तरफ देखते हुए बोली, कहाँ है बटरफ्लाई? इस सवाल को सुनने के बाद आरिश का मुंह ऐसा था जैसे किसी ने उसके ऊपर ठंडा पानी उड़ेल दिया हो, पर वह अपने चेहरे पर आए एक्सप्रेशन को बिल्कुल भी शो नहीं करता है और फिर वह अपनी आंखें बंद करके गहरी गहरी सांस लेता है और खुद को नॉर्मल करता है और बहुत ही प्यार से सोना की तरफ देखते हुए बोला, मैंने तुम्हें बटरफ्लाई कहा है। बटरफ्लाई। एक बार फिर से आरिश के मुंह से बटरफ्लाई सुनकर सोना फिर से वही चीज दोहराती है और फिर आरिश की तरफ अपनी टिमटिमाती आंखों से देखते हुए बोली, पर मैं तो बटरफ्लाई नहीं हूँ, देखो मेरे पंख भी नहीं है। इतना कहकर सोना तुरंत ही पीछे पलटकर अपनी बैक की तरफ इशारा करते हुए आरिश को दिखाती है। अब आरिश को ऐसा लग रहा था जैसे वह अपना सर इसी कांच की दीवार में दे मारे, पर इतना तो यकीन हो ही गया था कि सोना की यादों से वह पूरी तरह से मिट चुका है और अब उसे यह पता करना था कि आखिर सोना के साथ ऐसा कब से हुआ है। क्या ऐसा सोने के साथ तब से है जब से वह उससे दूर गई थी? आरिश कोई जवाब नहीं देता है, जिसे देखकर सोना मुंह बनाती है और फिर अपने पैर पटकते हुए लिफ्ट की तरह बढ़ते हुए बोली, सब मुझे बुद्धू बनाते हैं। सोना आप किसी से बात नहीं करेगी? सोना को इस तरह से भागता हुआ देखकर आरिश तुरंत ही हरकत में आता है और फिर वह भी उसके पीछे पीछे जाते हुए बोला, पर बटरफ्लाई मैंने तुम्हें बिल्कुल बुद्धू ने बनाया है, तुम बिल्कुल बटरफ्लाई की जैसी हो। आखिर तुम्हारे आने के बाद से ही तो मेरी जिंदगी में इतने सारे रंग भरे थे। आरिश आखिरी की कुछ लाइन बहुत ही धीमी से कहता है, जिसे सोना नहीं सुन पाती है, पर जो बातें उसके कानों में जाती है उसे सुनकर सोना तुरंत ही पलटकर घूरती नजरों से आरिश की तरफ देखती है। एपिसोड 96 आरिश का सोना को सीपीआर देना। अब तक पर इतना तो यकीन हो ही गया था कि सोना की यादों से वो पूरी तरह से मिट चुका है और अब उसे यह पता करना था कि आखिर सोना के साथ ऐसा कब से हुआ है। क्या ऐसा सोने के साथ तब से है जब से वह उससे दूर गई थी? आरिश कोई जवाब नहीं देता है, जिसे देखकर सोना मुंह बनाती है और फिर अपने पैर पटकते हुए लिफ्ट की तरह बढ़ते हुए बोली, सब मुझे बुद्धू बनाते हैं। सोना आप किसी से बात नहीं करेगी? सोना को इस तरह से भागता हुआ देखकर आरिश तुरंत ही हरकत में आता है और फिर वह भी उसके पीछे पीछे जाते हुए बोला, पर बटरफ्लाई मैंने तुम्हें बिल्कुल बुद्धू ने बनाया है, तुम बिल्कुल बटरफ्लाई की जैसी हो।
आखिर तुम्हारे आने के बाद से ही तो मेरी जिंदगी में इतने सारे रंग भरे थे। आरिश आखिरी की कुछ लाइन बहुत ही धीमी से कहता है, जिसे सोना नहीं सुन पाती है, पर जो बातें उसके कानों में जाती है उसे सुनकर सोना तुरंत ही पलटकर घूरती नजरों से आरिश की तरफ देखती है। अब आगे आरिश तो सोना की घूरती नजरें देखकर सोना के उन खूबसूरत आंखों में खो सा ही गया था। सोना की नजरें आरिश के दिल को चीरते हुए दिल के आर पार हो रही थी। आरिश का जी कर रहा था कि वह तुरंत ही सोना को खींचकर अपनी बाहों में भर ले, क्योंकि वो खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें, वो उसकी आंखों की तपिश को कभी अपने ऊपर रजिस्टर नहीं कर पाता था। और आज भी ऐसा ही हो रहा था, पर वह अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए बहुत ही शांत नज़रों से उसकी तरफ देखता है। तो सोना उसे घूर कर देखते हुए बोली, अगर मैं बटरफ्लाई हूं तो फिर मेरे पंख कहाँ है? सोना का यूं कहना कि उसके पंख कहाँ हैं। अगर वह बटरफ्लाई है तो इस लड़की को और कुछ बटरफ्लाई में नहीं दिखता था, बस बटरफ्लाई का पंख ही उसे नजर आ रहा था। आरिश गहरी सांस लेकर सोना की तरफ देखता है और फिर वह धीरे से अपना हाथ बढ़कर सोना की नाक को धीरे से टच करता है और फिर उसके छोटे से क्यूट से चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, बटरफ्लाई इसलिए क्योंकि तुम बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह क्यूट हो, और तुम्हारे आने की बात से ही तो मेरी जिंदगी में बहुत से रंग घुले हैं। आखिरी के कुछ शब्द आरिश फिर से बहुत ही धीमी से कहता है, जिसे सोना सुन नहीं पाती है, पर जो भी वो सुन पाती है उसे सुनने के बाद उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और फिर वह अपनी चमकती आंखों से आरिश की तरफ देखते हुए बोली, सच्ची? जिसके जवाब में आरिश तुरंत अपने सर को हाँ में हिला देता है। इन कुछ शब्दों के कन्वर्सेशन ने ही आरिश के दिल में हलचल पैदा कर दी थी। आरिश के दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। आरिश को ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी समय उसका दिल उसके सीने से बाहर आ जाएगा। वही उसके चेहरे पर एक सुकून नजर आ रहा था। आरिश कुछ पल के लिए ही अपने सारे दर्द को भूल चुका था। वही सोना के चेहरे से तो अब स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। सोना अब लिफ्ट की तरफ जाते हुए बोली, अच्छा अब चलो नीचे चलते हैं। इसके बाद आरिश भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और इस समय आरिश का बिल्कुल भी ध्यान लिफ्ट की तरफ नहीं जाता है और सोना सिद्धार्थ की प्राइवेट लिफ्ट की जगह दूसरे लिफ्ट में घुस जाती है और आरिश भी उसके पीछे पीछे बिना ये देखे कि वह कौन से लिफ्ट में जा रहा है उस लिफ्ट में घुस जाता है। सोना लिफ्ट में सिद्धार्थ के फ्लो का बटन प्रेस करती है, जिसके बाद लिफ्ट स्टार्ट होकर नीचे आने शुरू हो जाते हैं, पर अचानक ही लेफ्ट की लाइट चली जाती है और लिफ्ट जो है वो झटका खाते हुए नीचे आने लगती है। अचानक से लाइट जाते ही सोना एकदम से डरते हुए इधर उधर देखती है। अंधेरे में उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से वह अपने छोटे छोटे पैरों को लिफ्ट के दरवाजे की तरफ बढ़ा देती है और वह लिफ्ट के दरवाजे पर जाकर अपने हाथों को जोर जोर से मारते हुए बोली, खोलो खोलो, अंदर अंधेरा हो गया है, खोलो नी इसे। सोना की आवाज में डर साफ साफ जाहिर हो रहा था। वही आरिश जो कि खुद भी अपनी पैनी नजरें हर तरफ घुमा रहा था। जैसे ही उसके कानों में सोना की डारती हुई आवाज जाती है, सिद्धार्थ तुरंत ही अपने फोन की फ्लैशलाइट को ऑन करता है तो वह देखता है कि सोना लिफ्ट के डोर को अपने छोटे छोटे हाथों से मारे जा रही है ताकि कोई डोर बाहर से खोल दे। सोने के इस हरकत को देखते हुए आरिश तुरंत आगे बढ़कर सोने के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, बटरफ्लाई शांत हो जाओ। ये कोई कमरे का दरवाजा नहीं है जिसे कोई इतनी आसानी से खोल सकता है। हम बीच में ही अटके हुए हैं जब तक ये लिफ्ट किसी फ्लोर तक नहीं जाती है। हमारा यहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल है। प्लीज शांत हो जाओ, रिलैक्स करो, मैं कुछ कर रहा हूँ, ओके, शांत हो जाओ। इधर सोना शांत होने की जगह और भी ज्यादा डरती जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वह अब आंसू भरी नजरों से कभी आरिश की तरफ से कभी दरवाजे की तरफ देख रही थी। लिफ्ट लॉक होने की वजह से और लिफ्ट की लाइट चली जाने की वजह से और लिफ्ट बीच में ही अटक जाने की वजह से लिफ्ट के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगी थी, जिसकी वजह से सोना की सांसें तुरंत फूलने लगी थी। सोना तुरंत ही अपने छोटे छोटे हाथों को बढ़ाकर आरिश की कोट को पकड़ लेती है और वह उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है। वहीं आरिश भी सोना की हर एक हरकत को नोटिस कर रहा था। वह धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर सोने के पीठ पर रखता है और धीरे धीरे रब करते में बोला, बटरफ्लाई शांत हो जाओ, इस तरह से पैनिक मत करो। बच्चे देखो तुम्हारे सांस भारी हो रही है, रिलैक्स, मैं हूं ना, रिलैक्स। आरिश के इतना कहने के बाद सोना तुरंत ही अपने छोटे से सर को आरिश के सीने पर रख देती है और फिर वह गहरी गहरी सांस लेने लगती है। वही आरिश भी उसे अपनी बाहों में भरते हुए उसके पीठ को सहलाते हुए अपनी नज़रें चारों तरफ दौड़ा रहा था। आरिश ने कितनी ही बार कॉल करने की भी कोशिश कर ली थी, पर कॉल रिसीव होने के बाद भी दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी।
नेटवर्क पूरी तरह से डेड हो चुकी थी। आरिश अब सोना की तरफ देखता है और फिर वह लिफ्ट के फ्लो की तरफ देखता है और धीरे से सोना को अपनी बाहों में लिए वह उसे फर्श पर बैठ जाता है और सोना को अपनी गोद में बिठा लेता है। पर अभी भी आरिश के हाथ लगातार उसके पीठ को सहला रहा था ताकि सोना ज्यादा पैनिक ना करे। सोना शांत हो चुकी थी और वह गहरी गहरी सांस ले रही थी। सोना शांत देखकर कहीं ना कहीं आरिश भी शांत था, पर उसे एक घबराहट भी हो रही थी। अगर वह अकेले इस लिफ्ट में फंसा होता तो कोई बात नहीं थी, यहाँ पर तो उसकी जान भी इस लिफ्ट में उसके साथ फंसी हुई थी और यह वह कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता। लिफ्ट झटका खाते खाते फाइनली सिद्धार्थ के फ्लोर तक आ चुकी थी, पर उसका दरवाजा जो कि पूरी तरह से लॉक हो चुका था वह अब खुलने को तैयार नहीं हो रहा था। वही आरिश समझ चुका था कि लिफ्ट सिद्धार्थ के फ्लोर तक पहुंच चुकी है, इसलिए वह धीरे से सोना को अपनी गोद से उठाने की कोशिश करता है। पर जैसे ही वह उसे उठाने की कोशिश करता है, सोना तुरंत अपनी बॉडी टाइट कर लेती है और अपनी छोटी छोटी मुट्ठियों से उसके शॉट को और भी मजबूती से पकड़ लेती है और वह उससे दूर जाने को तैयार नहीं हो रही थी, जिसे देखकर आरिश हल्के से मुस्कुराता है और गहरी सांसें भरते हुए सोना को अपनी बाहों में लिए हुए ही उठाता है और फिर वह लिफ्ट के बटन को प्रेस करने लगता है ताकि शायद लिफ्ट का डोर खुल जाए। पर यह कोशिश भी बेकार थी। अब आरिश को समझ नहीं आ रहा था वह करे तो करे क्या। आरिश वापस आकर लिफ्ट के फर्श पर बैठ जाता है और सोना अभी भी किसी बंदर के बच्चे की तरह उससे चिपकी हुई थी। आरिश के पास बस उम्मीद करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रहा। वो अंदर से कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि यह कोई रूम की दूर नहीं थी जिसे वो तोड़कर बाहर निकल जाए। अब आरिश ये सोच रहा था कि ये कंपनी सिद्धार्थ की थी, तो ये लिफ्ट अगर खराब है तो इस बारे में उसे जरूर ही पता होगा और लिफ्ट आकर जब यहाँ पर बंद पड़ी हुई है तो इस चीज़ का भी उसे एहसास होगा ही। अब आरिश बस उसके जिंदा रहने तक सिद्धार्थ को इस बारे में पता चल जाए कि वो दोनों यहाँ इस लिफ्ट में फंसे हुए हैं। इससे ज़्यादा वो अब और कुछ उम्मीद कर भी नहीं रहा था। आरिश अब धीरे धीरे सोने के सर को सहलाते हुए उसकी तरफ देखने लगता है, जो कि आंखें बंद किए हुए अपने सर को उसके सीने पर रखे हुए उससे बुरी तरह से लिपटी हुई थी। लगभग आधे घंटे बीत चुके थे आरिश और सोना को इस लिफ्ट में रहे हुए। आरिश तो फिर भी अभी भी नॉर्मल था, पर सोना, उसकी हालत खराब हो चुकी थी। एक तो अंधेरा, ऊपर से ऑक्सीजन न आने की वजह से उसके सांसें अब फूलती ही जा रही थी। उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी, जो कि आरिश बखूबी महसूस कर पा रहा था और वो पूरी कोशिश कर रहा था कि सोना को वह तब तक शांत रख पाए जब तक लिफ्ट ओपन नहीं हो जाती है, क्योंकि सोना जितना ज़्यादा पैनिक करेगी उसे सांस लेने में उतना ही ज़्यादा तकलीफ होगी। इधर सोना, जिसे सांसें ले पाना अब मुश्किल लग रहा था, वह तुरंत ही अपनी आंखें खोलती है और फिर अपने मुट्ठी को आदेश के शर्ट के ऊपर कसते हुए अपनी रोने से आवाज में बोली, मुझे सांस नहीं आ रही है, कुछ करो ना। सोना की रोनी सी आवाज सुनकर बारिश का कलेजा फटा जा रहा था। वह वापस से अपने सीने से लगाते हुए उसकी पीठ को सहलाते हुए बोला, बच्चा बस थोड़ी देर, लिफ्ट ओपन हो ही जाएगी, बस तुम थोड़ी देर शांत हो जाओ, रिलैक्स, कुछ भी नहीं होगा, कोशिश करो, सांस आएगी। पर अब सोना कोशिश करने की जगह रोना शुरू कर देती है क्योंकि उसे सच में सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। सोना के रोने की आवाज़ सुनकर आरिश अब खुद को बेबस महसूस कर रहा था। इधर सिद्धार्थ, जो कि मीटिंग रूम से बाहर आ चुका था, सिद्धार्थ सीधा अपने केबिन में जाता है, पर वहां सोना को न पाने के बाद वह तुरंत फ़ोन करता है, जिसके साथ उसने सोने को घूमने के लिए भेजा था। पर जब उधर से जैसे ही वह लड़की उसे बताती है कि वो सोना को वापस उसके केबिन में छोड़ चुकी है, अब सिद्धार्थ के माथे पर टेंशन की लकीरें उभरने लगती हैं। सिद्धार्थ तुरंत ही अपने कैबिन से बाहर आता है और फिर आर्यन की तरफ देखते हुए बोला, सोना को ढूंढो, वह कहाँ है। सिद्धार्थ की बात सुनकर आर्यन हैरानी से बोला, पर वह तो तुम्हारे केबिन में थी ना। आर्यन इस समय पूरी तरह से भूल चुका था कि यहाँ पर सिद्धार्थ उसका बॉस है, बल्कि वो एक दोस्त की तरह से बात कर रहा था। जिसे सुनने के बाद सिद्धार्थ गहरी सांस लेते हुए बोला, वह सब मैं तेरे को बाद में बताऊंगा, पहले उसे ढूंढ, वह कहाँ है। जिसके बाद आर्यन तुरंत ही कंट्रोल रूम की तरह भागता है, क्योंकि इतने बड़े ऑफिस में एक एक करके सोना को ढूंढ पाना पॉसिबल नहीं था। आर्यन तुरंत ही हर जगह किसी से टीवी कैमरे को छान मारता है। तभी उसकी नज़र सोना के ऊपर वाले फ्लो में लास्ट टाइम सोना नजर आती है, जो जनरल लिफ्ट का यूज़ करती है, और उस जनरल लिफ्ट में जाता देखकर आर्यन अपना सर पकड़ लेता है, क्योंकि इस कंपनी के सभी एम्प्लॉयज को जनरल लिफ्ट से सिद्धार्थ के ऊपर वाले फ्लो तक जाना माना था, क्योंकि वह लिफ्ट सिद्धार्थ के ऊपर वाले फ्लो पर जाने के बाद वहां से आने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती थी, और उसकी अभी सर्विसिंग चल रही थी, जिसके वजह से कोई भी उसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था।
पर सोना इस लिफ्ट में घुसी थी। ये देखकर आर्यन भगत हुआ सिद्धार्थ के पास आता है और फिर वो उसे बताता है कि सोना ने जनरल लिफ्ट यूज किया है, जिसे सुनने के बाद सिद्धार्थ एकदम से भड़क उठता है और फिर वह आर्यन की तरफ देखते हुए बोला, मैंने तुझे कितनी बार कहा था कि वहां पर क्लॉज के साइन लगा दे ताकि कोई यूज ना करे उसे। देखा, फंस गई थी ना वो। एपिसोड 97। ये तुमने ठीक नहीं किया वाइफी। अब तक बड़े ऑफिस में एक एक करके सोना को ढूंढ पाना पॉसिबल नहीं था। आर्यन तुरंत ही हर जगह किसी से टीवी कैमरे को छान मारता है। तभी उसकी नज़र सोना के ऊपर वाले फ्लो में लास्ट टाइम सोना नजर आती है, जो जनरल लिफ्ट का यूज करती है। और उस जनरल लिफ्ट में जाता देखकर आर्यन अपना सर पकड़ लेता है, क्योंकि इस कंपनी के सभी एम्प्लॉयज को जनरल लिफ्ट से सिद्धार्थ के ऊपर वाले फ्लो तक जाना माना था, क्योंकि वह लिफ्ट सिद्धार्थ के ऊपर वाले फ्लो पर जाने के बाद वहां से आने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती थी और उसकी अभी सर्विसिंग चल रही थी, जिसके वजह से उसे कोई भी उसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। पर सोना इस लिफ्ट में घुसी थी। ये देखकर आर्यन भगत हुआ सिद्धार्थ के पास आता है और फिर वो उसे बताता है कि सोना ने जनरल लिफ्ट यूज किया है, जिसे सुनने के बाद सिद्धार्थ एकदम से भड़क उठता है और फिर वह आर्यन की तरफ देखते हुए बोला, मैंने तुझे कितनी बार कहा था कि वहां पर क्लॉज के साइन लगा दे ताकि कोई यूज ना करे उसे। देखा, फंस गई थी ना वो। अब आगे सिद्धार्थ को अब डर लग रहा था, ना जाने सोना किस हाल में होगी। वो आर्यन की तरफ देखते हुए बोला, तुरंत ही मैकेनिक को कॉल करो और कहो लिफ्ट का डोर खोले। आई एम श्योर कि वह उसे लिफ्ट में फंसी हुई है। सिद्धार्थ अब कुछ पल रुककर आर्यन की तरफ देखा है और फिर से आर्यन से सवाल करता है, क्या वो उस लिफ्ट में अकेली है? सिद्धार्थ के ऐसे पूछने पर आर्यन कुछ पल को उसकी तरफ देखता है और फिर तुरंत अपने सर को ना में हिला देती उसके ना बोलने के बाद फिर से हैरानी से बोली, तो और कौन बेवकूफ उसके साथ बेवकूफ़ी करने उस लिफ्ट में गया है? सिद्धार्थ की बात सुनकर आर्यन परेशान होते हुए बोला, मिस्टर आर्यन उस लिफ्ट में भाभी के साथ है, क्योंकि लास्ट टाइम वह ऊपर वाले फ्लो पर ही थी और शायद वह भाभी के साथ ही नीचे आ रहे हो और वह उसी में फंस गए हैं। आर्यन की बात सुनकर सिद्धार्थ हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, पर वह तो चला गया था ना? हाँ, वह चले गए थे, पर वह जब मैं मीटिंग की कुछ फाइल्स लेने आया था तब वो वापस आए थे और वह मीटिंग रूम में अपना फ़ोन भूल गए थे। बस उसे ही लेने आए थे, पर पता नहीं वह ऊपर क्यों गए थे और फिर उन्होंने जनरल लिफ्ट क्यों यूज़ किया। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ का माथा फटा जा रहा था। वो तुरंत ही आर्यन की तरफ देखते हुए बोला, इन सब का फैसला बाद में होगा, पहले उससे लिफ्ट को खुलवाओ। अगर मेरी सोना को कुछ भी हुआ तो कोई भी सर्विसिंग स्टाफ जिंदा नहीं बचेगा। सिद्धार्थ की बात सुनकर आर्यन डरा तो था, लेकिन पर फिर वो गुस्से से उसे घूरता हुआ सीधा वहां से भाग आता है। इधर लिफ्ट के अंदर सोने की रोते रोते हालत खराब हो चुकी थी। आरिश उसे जितना संभालने की कोशिश कर रहा था, उसका रोना उतना ही ज्यादा बढ़ता जा रहा था और उसे इतना ज्यादा रोता हुआ देखकर और उसकी फूलते हुए सांसों को देखने के बाद और आरिश कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता और फिर वह उसके छोटे से चेहरे को अपने हथेलियां में थामकर धीरे से अपनी आंखें खोलता है और अगले ही पल उसके होठ सोना के होठों पर थे। सिद्धार्थ सोना को सीपीआर देना शुरू कर देता है, क्योंकि इसके अलावा और उसके पास कोई रास्ता नहीं था। इधर सोना तुरंत ही अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आरिश की तरफ देखती है और पर अगले ही पर वो अपनी आंखें बंद करके और भी कसकर आरिश से लिपट जाती है। वही आरिश दुनिया जहां को भूल सोने के चेहरे को अपने हथेलियां में थामे सोना को तब तक सीपीआर देता है जब तक सोना नॉर्मल नहीं हो जाती है। अभी आरिश सोने को सीपीआर दे भी रहा था, उसे सोना की नॉर्मल सांसें महसूस होने लगती है। सोना को नॉर्मल होता हुआ देखकर आरिश भी गहरी सांस लेते हुए सोने के होठों को अपने होठों से आज़ाद करता है और फिर सोना के लाल चेहरे की तरफ देखने लगता है। इधर बाहर सिद्धार्थ लिफ्ट से कुछ दूरी पर खड़ा था। वही मैकेनिक्स लिफ्ट खोलने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर के मशक्कत के बाद और कोशिश के बाद फाइनली लिफ्ट खुल ही जाती है। लिफ्ट जैसे ही खुलता है, सिद्धार्थ तुरंत ही लिफ्ट के सामने आता है और वह अंदर का नज़ारा देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि आरिश गहरी गहरी सांस ले रहा था और सोना उसकी बाहों में पूरी तरह से उससे लिपटी हुई उसकी गोद में बैठी हुई थी। सोना की हालत देखते हुए सिद्धार्थ बुरी तरह से चौंक जाता है और वह तुरंत लिफ्ट के अंदर जाते हुए सोना को आरिश की गोद से ले लेता है। वही आरिश भी खुद को संभालते हुए खड़ा होता है, क्योंकि इतनी देर में अब उसकी भी सांस फूलने लगी थी। पर वह तो अच्छा हुआ था कि उसने सोने को सुला दिया था और खुद को काबू करके होश में रखने की कोशिश कर रहा था, वरना थोड़ी सी और देर होती तो पक्का वह बेहोश हो चुका होता। आरिश भी खुद को संभाल के सिद्धार्थ के पीछे पीछे बाहर आता है और फिर वह सिद्धार्थ की तरफ देखता है।
जो कि वहीं पर नीचे बैठकर सोना के चेहरे को थपथपाते हुए उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। तभी आरिश सिद्धार्थ को रोकते हुए बोला है, रिलैक्स, उसे कुछ नहीं हुआ है, वो बस सो गई है। तुम इसे ले जाकर अपने केबिन में थोड़ी देर रेस्ट करने दे दो, जब यह उठेगी तो खुद फ्रेश फील करेगी। अभी मत जगाओ इसे। आरिश की बात सुनकर सिद्धार्थ कंफ्यूजन भरी नज़र से उसकी तरफ देखता है और फिर वो सोना को अपनी गोद में उठाकर आरिश की तरफ देखते हुए अपने धीमे से आवाज में बोला, थैंक यू मेरी सोना को प्रोटेक्ट करने के लिए। आरिश, जो कि अब तक अच्छा फील कर रहा था, सिद्धार्थ के मुंह से मेरी सोना सुनने के बाद उसका दिमाग एक बार फिर से सटक जाता है और वह बिना कुछ बोले हैं वहां से चला जाता है। वही सिद्धार्थ जब आरिश को इस तरह से बिना कुछ बोल जाता हुआ देखता है तो उसका मुंह बन जाता है। एक तो वह इस लड़के से थैंक यू कह रहा था, ऊपर से ये लड़का इस तरह से भाव खा रहा था जैसे ये लड़की हो और सिद्धार्थ उसे प्रपोज कर रहा हो। सिद्धार्थ भी अपना मुंह बनाते हुए सोना को लेकर अपने केबिन में चला आता है और वह धीरे से सोफे पर सोने को लेटाता है और वही उसके पास बैठ जाता है। थोड़ी देर पहले जब उसे पता चला था कि सोना लिफ्ट में फंस गई है, उसके दिल की धड़कन शांत होने को तैयार ही नहीं हो रही थी। वह पागलों जैसा धड़के ही जा रहा था। अगर थोड़ी देर और सोना उस लिफ्ट में फंसी हुई रहती तो इधर सिद्धार्थ की जान निकल जाती है। वह बहुत ही गौर से सोना को देखे जा रहा था। आज तो इस लड़की ने उसके आधी जान निकल ही ली थी। सिद्धार्थ आगे बढ़कर धीरे से सोना के माथे पर किस करता है और फिर वह उसके माथे से अपना माथा जोड़ते हुए बोला, बेवकूफ़ लड़की, तुमने तो आज मेरी जान ही निकल ली थी। कोई ऐसा करता है क्या? पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। कब तुम बड़ी होगी? बस तुम्हारी एज ही बढ़ रही है, बाकी बचपना अब भी तुम में पहले की तरह ही भरा हुआ है। गलती मेरी ही थी जो मैं तुम्हें अकेला छोड़ कर गया। इससे बढ़िया तो मैं तुम्हें मीटिंग रूम में लेकर चला जाता, वहाँ थोड़ी बहुत शैतानियाँ करती थी पर मेरी आंखों के सामने ही तो रहती ना। थोड़ा सा तुमसे दूर क्या हुआ, तुम तो अपनी जान लेने चली गई थी, पागल कहीं की। सिद्धार्थ भले ही सोना को डांट रहा था पर इसी जरिए वह अपने दर्द को भी अपने अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा था। वह डर जो कि सोना को उस लिफ्ट में इमेजिन करके हो रहा था। इधर आर्यन गुस्से से उस मैकेनिक की तरफ घूर घूर कर देख रहा था, क्योंकि यह सभी वही मैकेनिक थे जिसे लिफ्ट सर्विसिंग का टेंडर दिया गया था और इन लोगों की लापरवाही की वजह से आज सोना इस लिफ्ट में फंसी थी। अगर इन लोगों ने वहां नोटिस बोर्ड लगा दिया होता या फिर उन लोगों ने लिफ्ट को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया होता तो आज सोना उस लिफ्ट में जाती ही नहीं। उसका गुस्सा इस समय सभी पर बरस रहा था। वही सभी लाचारी से अपने सर को नीचे किए हुए चुपचाप उसकी बातें सुन रहे थे, क्योंकि वह सभी जान रहे थे कि उनसे गलती हुई थी, पर उन्हें क्या पता था कि इस कंपनी की मालकिन ही उस लिफ्ट में जाकर फंस जाएगी। यहाँ के सभी एम्प्लॉइज को पता था कि उस लिफ्ट को ज़्यादा ऊपर तक यूज़ नहीं करना है, बस नीचे के 3-4 फ्लो में ही यूज़ करना है। ज़्यादा से ज़्यादा वह लोग 12th फ्लो पर सिद्धार्थ के केबिन तक जा सकते थे, उसके ऊपर उसे लिफ्ट को यूज़ करने के लिए पहले से ही साफ साफ मना किया गया था, क्योंकि वो लिफ्ट स्मूथली ऊपर चली तो जाती थी, फिर वहाँ से आते टाइम वह बीच बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती थी और कभी कभी तो वही होता था जो आज हुआ था। इसलिए कोई भी एम्प्लॉय इस लिफ्ट को यूज़ नहीं करना चाहता था, पर आज सोना ही उसमें जाकर फंस गई थी। आर्यन सब पर भड़कते हुए सबको वहां से भगा देता है, जिसके बाद वह लोग भी वहां से चले जाते हैं। इधर आर्यन गुस्से से लाल हुआ सीधा सिद्धार्थ के केबिन में आता है तो वह देखता है सोना इस समय सोफे पर सिद्धार्थ की गोद में अपना कर रखे हुए सो रही है। वही सिद्धार्थ धीरे धीरे उसके शहर को सहलाते हुए उसे देखे जा रहा है। सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए और सोने की तरफ देखते हुए आर्यन गहरी सांस लेता है और फिर बिना कुछ बोले हैं वह केबिन से बाहर चला जाता है। इशारा आरिश अभी भी गहरी सांस लेते हुए अपनी कार को ड्राइव कर रहा था। आरिश की सांसें अभी भी भारी इसलिए थी क्योंकि पिछले 1.5 घंटे तक सोना उसकी बाहों में रही थी और इस चीज का एहसास पाने भर से उसकी पूरी बॉडी ऐसे कांप रही थी मानो उसकी बरसों की मन्नत पूरी हो गई हो। सोने की आज वह बचकानी बातें जिसे याद करते हुए आरिश के चेहरे पर स्माइल आ जा रही थी, पर जिस पल उसे सिद्धार्थ का मेरी सोना कहना याद आ रहा था उसके चेहरे की सारे स्माइल गायब हो जा रही थी और उसकी जगह एक गुस्सा उभार आ रही थी। आरिश कार को ड्राइव करता हुआ अब सीधा अपने ऑफिस आता है और फिर वह सीधा अपने केबिन में जाकर बैठ जाता है और उसकी नज़रें उस बड़े से पोस्ट पर आर्या की तस्वीर पर टिकी हुई थी। आर्या की तरफ देखते हुए वह खुद से ही बोला, ये तुमने ठीक नहीं किया वाइफी, अपनी यादों से ही तुमने मुझे दूर कर दिया। अब कैसे बुलाऊं मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में, तुमने तो सारे रास्ते ही बंद कर दिए हैं। उन यादों के सहारे ही तो मुझे एक उम्मीद मिली थी,
पर तुमने तो उन यादों को ही कहीं दबा सा दिया है। कुछ तो इशारा दो मुझे वाइफी, जिससे मैं तुम तक पहुंच सकूं। कैसे अपनी बातें में साबित करूं? कैसे सबको बताऊं कि तुम उस सिद्धार्थ सिंघानिया की नहीं बल्कि मेरी हो? कैसे मैं तुम्हें बताऊं कि तुम मेरी हो? आरिश की आंखें नम होती चली जा रही थी। आज सोना उसकी बाहों में थी तो सही, पर किसी और की अमानत बनकर, वह उसकी अमानत बनकर उसके पास नहीं थी। और आज उसने सोना को अपनी अमानत समझकर संभाला था, पर जैसे ही लिफ्ट खुली उसके हाथ वापस से खाली पड़ गए। आरिश अब अपनी आंखें बंद करके अपने सर को अपने चेहरे से टीका लेता है। शाम का समय, सोना की नींद खुल चुकी थी और अब वो सिद्धार्थ से ऐसे चिपकी हुई थी जैसे वह सिद्धार्थ को एक पल को भी खुद से दूर नहीं जाने देगी। वही सिद्धार्थ भी समझ रहा था कि सोना डरी हुई है, इसलिए वह उसे छोड़ने को तैयार नहीं हो रही है, जिस वजह से सिद्धार्थ भी उसे खुद से दूर करने की कोशिश नहीं करता है। वह भी उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था, पर सोना को बार बार याद आ रहा था जब वह लिफ्ट में फंसी थी और उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। पर जैसे ही उसे वह पल याद आता था जब आरिश ने उसे सीपीआर देने के लिए उसके होठों को अपने होठों से छुआ था, उसे पाल को याद करते ही उसकी बॉडी सनसना जाती थी। उसने सब कुछ सिद्धार्थ को बताया था, पर उसने यह बात सिद्धार्थ को नहीं बताई थी कि आरिश ने उसे सीपीआर दिया है। पता नहीं क्यों, पर सोना का दिल नहीं मान रहा था कि वह ये बात सिद्धार्थ को बताएं। सोना जो कि हर छोटी से छोटी बात सिद्धार्थ से बताती थी, उससे शेयर करती थी, उससे कुछ भी नहीं छिपाती थी। उसने पहली बार यह बात सिद्धार्थ से छुपाई थी। ना जाने क्यों, पर उसका दिल इस चीज के लिए तैयार नहीं हो रहा था और उसने अपने दिल की बात मानते हुए ही सिद्धार्थ को यह बातें नहीं बताई थी। सिद्धार्थ सोना को लेकर अपने केबिन से बाहर आता है और वह सीधा अपने प्राइवेट लिफ्ट में जाकर पार्किंग लोड का बटन प्रेस कर देता है, क्योंकि वह ग्राउंड फ्लोर से होते हुए पार्किंग में नहीं जाना चाहता था। सिद्धार्थ डायरेक्ट पार्किंग लोट में ही जाता है, जहां पर ड्राइवर पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। उसके आते ही वो सिद्धार्थ के लिए कार का डोर ओपन करता है, जिसे सिद्धार्थ सोना को अपनी गोद में लिए हुए ही कार में बैठ जाता है। सिद्धार्थ की कार में बैठते हैं, ड्राइवर भी अपनी सीट पर बैठता है और कार स्टार्ट करके वहां से निकल जाता है। एपिसोड 98 डिवोर्स पेपर। अब तक उस पल को याद करते हैं उसकी बॉडी सनसना जाती थी। उसने सब कुछ सिद्धार्थ को बताया था, पर उसने यह बात सिद्धार्थ को नहीं बताई थी कि आरिश ने उसे सीपीआर दिया है। पता नहीं क्यों, पर सोना का दिल नहीं मान रहा था कि वह ये बात सिद्धार्थ को बताएं। सोना जो कि हर छोटी से छोटी बात सिद्धार्थ से बताती थी, उससे शेयर करती थी, उससे कुछ भी नहीं छिपाती थी। उसने पहली बार यह बात सिद्धार्थ से छुपाई थी। ना जाने क्यों, पर उसका दिल इस चीज के लिए तैयार नहीं हो रहा था और उसने अपने दिल की बात मानते हुए ही सिद्धार्थ को यह बातें नहीं बताई थी। सिद्धार्थ सोना को लेकर अपने केबिन से बाहर आता है और वह सीधा अपने प्राइवेट लिफ्ट में जाकर पार्किंग लोड का बटन प्रेस कर देता है, क्योंकि वह ग्राउंड फ्लोर से होते हुए पार्किंग में नहीं जाना चाहता था। सिद्धार्थ डायरेक्ट पार्किंग लोट में ही जाता है, जहां पर ड्राइवर पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। उसके आते ही वो सिद्धार्थ के लिए कार का डोर ओपन करता है, जिसे सिद्धार्थ सोना को अपनी गोद में लिए हुए ही कार में बैठ जाता है। सिद्धार्थ की कार में बैठते हैं, ड्राइवर भी अपनी सीट पर बैठता है और कार स्टार्ट करके वहां से निकल जाता है। अब आगे रात का समय। आरिश इस समय अपने कमरे में बालकनी में बैठा हुआ था। वह झूले पर धीरे धीरे झूलते हुए ऊपर आसमान में चांद को निहार जा रहा था। आरिश के चेहरे पर इस समय कोई भाव नहीं थे, वही उसके हाथों में इस समय पेपर था। उसने बहुत ही मजबूती से उस पेपर को अपने मुट्ठियों में पकड़ रखा था। तभी अचानक से आरिश के बगल में रखा हुआ उसका फोन वाइब्रेट करने लगता है। फोन वाइब्रेशन से जैसे आरिश होश में आता है और वह तुरंत ही अपने फोन की तरफ देखता है, तो स्क्रीन पर शो हो रहे नंबर को देखकर वह तुरंत ही कॉल रिसीव कर लेता है। उसके कॉल रिसीव करते ही दूसरी तरफ से कुछ आवाज आती है जो कुछ कह रहा था। आरिश बहुत ही गौर से बिना कुछ बोले हैं दूसरी तरफ से आ रही बातों को सुन रहा था। थोड़ी देर तक लगातार बातें सुनने के बाद आरिश बस हम करके फोन काट देता है। उसके बाद अगले ही पल वह जाकर अपना मेल बॉक्स ओपन करता है और उसमें भेजे हुए कुछ रिपोर्टर्स वह पढ़ने लगता है। जैसे जैसे वह पढ़ता जा रहा था, उसकी आंखें धीरे धीरे डार्क होते जा रही थी। अभी अभी आरिश को फोन करने वाला कोई और नहीं बल्कि राघव था और उसने ही आर्या की पूरी इन्फॉर्मेशन आरिश को मेल के थ्रू ट्रांसफर की थी, क्योंकि आरिश ने कहा था कि आज रात से पहले उसे आर्या की हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। हालांकि आर्या की जितनी भी इन्फॉर्मेशन अभी उसके हाथों लगी थी, वह सारे इन्फॉर्मेशन सोना के नाम से थे। वही चेहरा, वही नाम और वही पति।
क्या ये सच में सोना आर्या नहीं थी? उस पूरी रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आरिश के मन में अब और भी सारे सवाल आने लगे। ऐसा कैसे हो सकता है? आरिश का दिल कभी उससे झूठ नहीं कह सकता है। उसने महसूस किया था अपनी आर्या को। भला अब ऐसा कैसे हो सकता है कि वो उसकी आर्या नहीं है? आरिश एक बार फिर से सारे रिपोर्ट्स को शुरू से पढ़ना शुरू करता है, पर एक बार फिर से वही सब रिपोर्ट साफ साफ कह रहे थे कि वह लड़की जिसे आरिश आर्या समझ रहा है वह आर्या नहीं बल्कि सोना सिद्धार्थ सिंघानिया है, जिसकी 7 साल पहले सिद्धार्थ से शादी हुई थी और 7 साल पहले तक उसकी आर्या उसके पास ही थी। तो यह मुमकिन भला कैसे हो सकता है? और उस फाइल में ये भी लिखा हुआ था कि सिद्धार्थ और सोना ने एक दूसरे को 3 सालों तक डेट किया था। उसके बाद उन दोनों ने सीक्रेट मैरिज की थी, जिसकी जानकारी दुनिया को तब हुई जब उसकी बेटी आने वाली थी। इसका मतलब 4 साल पहले, क्योंकि पनखुड़ी की उम्र इस रिपोर्ट के मुताबिक 4 साल के बताई जा रही थी, वही बेटे की उम्र उस रिपोर्ट के मुताबिक 6 साल के बताई जा रही थी। तो क्या ये दोनों बच्चे सिद्धार्थ के थे? क्योंकि उसकी शादी को 7 साल हो चुके थे, तो जाहिर बात है कि इन 7 सालों में 2 बच्चे कोई बड़ी बात नहीं थी। आरिश अब और भी ज्यादा सवालों में घिर चुका था। वह जहां इन सारी चीजों को आसानी से शॉर्ट आउट करना चाहता था, उसके दिमाग में और भी ख्याल उठते जा रहे थे और वह उसमें उलझता जा रहा था। आरिश तुरंत ही राघव को कॉल करता है और फिर से एक बार सिर्फ सोना की जानकारी निकालने को कहता है, क्योंकि इस रिपोर्ट में जो भी जानकारी थी उसमें से एक भी जानकारी आर्या से मैच नहीं हो रही थी। और आरिश का दिल कहता है कि वह लड़की सोना नहीं है बल्कि वह उसकी आर्या है। वह एहसास जो सिर्फ इस दुनिया में आर्या ही उसके पास होती थी तब उसे होता था, वह एहसास सोना के उसके पास होने से कभी नहीं हो सकता था। इधर राघव, जो कि आरिश को डिटेल्स भेजने के बाद एकदम से रिलैक्स होकर अपने घर पर बैठ गया था, वह अचानक से फोन की रिंग सुनकर एकदम से घूरकर फोन की तरफ देखता हो और वापस से आरिश के फोन को आता हुआ देखकर वह अपना सर पकड़ लेता है, पर तुरंत ही वह कॉल रिसीव भी कर लेता है। कॉल रिसीव करते ही उसके कानों में आरिश की सख्त आवाज जाती है, सोना की सारी इन्फॉर्मेशन इंडिविजुअल मुझे सेंड करो, उसमें ना तो सिद्धार्थ का कोई नामो निशान होना चाहिए न ही उसके बच्चों का। मुझे सिद्धार्थ से मिलने से पहले की उसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। इतना कहकर सिद्धार्थ बिना राघव की बात सुने हुए ही कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है, जिसके बाद राघव घूरकर अपने फोन को देखता रह जाता है, पर वह शिवाय घूरने की और कुछ भी नहीं कर सकता था। वो गहरी सांस लेता है और सोफे से उठकर वापस से वह अपने अपार्टमेंट से बाहर चला जाता है। इधर आरिश अपने फोन को साइड में रख देता है और अपने हाथों में पकड़े उसे रिपोर्ट को खोलकर देखने लगता है, और फिर वह खुद से ही उदासी भरी आवाज में बोला, ऐसा नहीं हो सकता है वाइफी, मेरे एहसास तुम्हें लेकर कभी गलत नहीं हो सकते हैं। मेरा दिल बिना तुम्हें आसपास महसूस किए कभी इतनी बेकाबू होकर नहीं धड़क सकता है। मैं नहीं जानता कि इन सब के पीछे क्या वजह है, कौन से राज दफन है, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि तुम मेरी आर्या ही हो। तुम मेरी बटरफ्लाई हो, सिर्फ मेरी। आरिश की गहरी नज़र उसके हाथों में पकड़े उसे पेपर पर टिकी हुई थी, और उसके हाथ में जो पेपर थी वह डाइवोर्स एग्रीमेंट था, जिस पर पहले से ही आर्या के सिग्नेचर थे, पर सिर्फ आर्या के। और आरिश इस समय उस डाइवोर्स एग्रीमेंट को ही घूर घूर कर देखे जा रहा था। थोड़ी देर तक आरिश उसे डिवोर्स एग्रीमेंट को घूरता रहता है और फिर वह उसे मोड़ते हुए वापस से अपने पैंट के पॉकेट में रख लेता है और झूले से अपने सर को टिका देता है। आरिश जितना आसान इन चीज़ों को समझ रहा था, ये चीज़ उतनी आसान थी नहीं। वह सच जो उसके पास होकर भी उसके सामने नहीं था, उसे उस सच तक पहुंचना था, सिद्धार्थ का पैलेस। इधर सिद्धार्थ, जो कि इस समय सोना को लिए हुए अपने कमरे में था, सोना इस समय सुकून से सो रही थी, वहीं सिद्धार्थ उसके बगल में बैठा हुआ लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। क्योंकि सोना को सुलाना सिद्धार्थ के लिए बहुत मुश्किल हो चुका था, क्योंकि सोना इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि वह अकेले में बिल्कुल नहीं रहना चाहती थी। इसलिए सिद्धार्थ आज उसके पास बैठकर ही अपना काम करते हुए एक हाथ से बीच बीच में उसके सर को सहलाता था, जिससे सोना को नींद आ चुकी थी। इधर आदिश और पनखुड़ी नीचे हॉल में मौजूद थी, वहीं उनके साथ आर्यन भी आज हॉल में मौजूद था। इन दिनों आर्यन यहाँ आने लगा था और सिद्धार्थ कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं कर रहा था, जो बात आर्यन के लिए काफ़ी अजीब थी, पर उसे क्या, यह उसके लिए बहुत ही बढ़िया था। आदिश इस समय चुपचाप सोफे पर बैठा हुआ था, उसके हाथ में टैबलेट था और वह उसमें कुछ स्क्रॉल कर रहा था। वही पनखुड़ी अपने खिलौने के साथ खेल रही थी और आर्यन भी उसका साथ दे रहा था। आधे घंटे तक यूं ही हॉल में शांति छाई रहती है, पर वही दूसरी तरफ से पनखुड़ी और आर्यन के बीच बीच में खिलखिलाने की आवाज़ गूंज रही थी, जिससे आदिश घूरकर उन दोनों की तरफ देखता है और फिर वापस से वह अपने टैबलेट में देखने लगता।
आदिश को टैबलेट में अपना ध्यान बढ़ाते हुए आधे घंटे से ऊपर हो चुका था। आदिश अब अपना टैबलेट बंद करता है और फिर वह पंखुड़ी की तरफ देखता है और सोफे से उठकर वह अपना कदम उसकी तरह बढ़ा देता है। आदिश पंखुड़ी के पास पहुंचकर धीरे से उसके माथे पर अपने हाथ रखते हुए उसके बालों को सहलाते हुए बोला, लिटिल बेबी चलो रूम में, बहुत रात हो चुकी है। आदिश की बात सुनकर पंखुड़ी मुंह बनाकर अपने भाई की तरफ देखती है और फिर आर्यन की तरफ देखती है तो आर्यन लाचारी से बस अपने कंधे उचका देता है, क्योंकि वह उसे यहाँ रोककर नहीं रख सकता था। रात के ऑलमोस्ट 9 बजे बजने वाले हैं और अगर पंखुड़ी नहीं सोई तो सुबह फिर उसे उठने में लेट हो जाती है। और वैसे भी आदिश ने अपने स्कूलिंग को ज्वाइन कर लिया था और सिद्धार्थ कल से उसे भी स्कूलिंग ज्वाइन करवाने वाला था, जिसकी वजह से कल उसे जल्दी उठना जरूरी था। आदिश पंखुड़ी को लेकर आज अपने कमरे में चला जाता है। इधर आर्यन भी अपने कमरे में चला जाता है। अगली सुबह सोना आज सिद्धार्थ के साथ ही सुबह सुबह उठ चुकी थी, क्योंकि कल रात को वो बहुत ही जल्दी सो गई थी, इसलिए सुबह उसकी जल्दी नींद खुल गई। वह दोनों ही इस समय तैयार होकर नीचे हॉल में बैठे हुए थे, जहां सिद्धार्थ कॉफी पी रहा था तो वही सोना अपने हाथों में जूस का गिलास पकड़े हुए जूस पी रही थी। और इस समय हॉल में शिवाय सर्वेंट के कोई नहीं था। अभी सिद्धार्थ अपने फोन को स्क्रॉल कर ही रहा था कि तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन साउंड होता है, जिससे सिद्धार्थ का ध्यान अपने आए हुए नोटिफिकेशन पर चला जाता है और वह तुरंत ही उस नोटिफिकेशन को खोल कर देखता है तो उसकी आंखों में एक अजीब से भाव आ जाते हैं। वह तुरंत ही पलट कर सोने की तरफ देखता है। वही सोना भी सिद्धार्थ की नज़रों को अपने ऊपर पाकर तुरंत अपना सर घुमाकर सिद्धार्थ की तरफ देखने लगती है तो सिद्धार्थ अपनी नज़रें नॉर्मल करते हुए सोना की तरफ देखते हुए बोला, अब कैसा फील हो रहा है तुम्हें वाइफी? क्या तुम ठीक हो? सिद्धार्थ के इस सवाल पर सोना अपनी टिमटिमाती आंखों से सिद्धार्थ को देखती है और फिर अपने सर को हाँ में दिला देती है। इसके बाद सिद्धार्थ अपने फ़ोन को रखता है और फिर धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर वह उसके बालों को सहला देता है, जिससे सोना के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। सिद्धार्थ भी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखता है और फिर वापस से अपने फ़ोन को अपने हाथों में उठाकर अपने गहरी नज़रों से और आए हुए नोटिफिकेशन को देखने लगता है। थोड़ी देर तक यूं ही देखते रहने के बाद सिद्धार्थ गहरी सांस लेकर उस नोटिफिकेशन को बंद करता है और फिर वापस से वो अपने काम में लग जाता है। एपिसोड 99, आपका काम हो गया। वह तुरंत ही पलट कर सोने की तरफ देखता है। वही सोना भी सिद्धार्थ की नज़रों को अपने ऊपर पाकर तुरंत अपना सर घुमाकर सिद्धार्थ की तरफ देखने लगती है तो सिद्धार्थ अपनी नज़रें नॉर्मल करते हुए सोना की तरफ देखते हुए बोला, अब कैसा फील हो रहा है तुम्हें वाइफी? क्या तुम ठीक हो? सिद्धार्थ के इस सवाल पर सोना अपनी टिमटिमाती आंखों से सिद्धार्थ को देखती है और फिर अपने सर को हाँ में दिला देती है। इसके बाद सिद्धार्थ अपने फ़ोन को रखता है और फिर धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर वह उसके बालों को सहला देता है, जिससे सोना के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। सिद्धार्थ भी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखता है और फिर वापस से अपने फ़ोन को अपने हाथों में उठाकर अपने गहरी नज़रों से और आए हुए नोटिफिकेशन को देखने लगता है। थोड़ी देर तक यूं ही देखते रहने के बाद सिद्धार्थ गहरी सांस लेकर उस नोटिफिकेशन को बंद करता है और फिर वापस से वो अपने काम में लग जाता है। अब आगे आरिश अपने कमरे से तैयार होकर आता है। वह जैसे ही हॉल में पहुंचता है उसकी नज़र काकी पर जाती है, जो कि इस समय डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी। आरिश उनकी तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराता है और फिर वह सीधा अपने कदम को दरवाजे की तरह बढ़ते हुए बोला, मैं जा रहा हूँ, आप ब्रेकफास्ट करने के बाद अपनी मेडिसिन ले लीजिएगा, ओके? और अगर मम्मा कॉल करें तो उनसे कह दीजिएगा कि मैं ऑफिस में ब्रेकफास्ट कर लूँगा। काकी बस खामोशी से आरिश की तरफ देखते ही रह जाती है, क्योंकि आरिश इसको रोकने का कोई मतलब नहीं था, पर आरिश अपने कदम बाहर रख पाता उससे पहले ही उसके कानों में काकी की आवाज़ जाती है, आपकी माँ कल आपको अपने पास बुला रही थी, आपने उनसे वादा किया था कि आप रात का डिनर उनके साथ करेंगे, पर आप नहीं गए। इसके लिए वह बहुत नाराज़ है और उन्होंने आपके लिए मैसेज भेजा है कि अगर आज रात आप उनके पास नहीं गए तो फिर वह आपको कभी भी आर्यन मेंशन में कदम रखने नहीं देंगी और ना ही वह खुद यहाँ पर आएंगी। काकी की बात सुनकर आरिश के बढ़ते कदम रुक जाते हैं और वह तुरंत पलटकर काकी की तरफ देखता है तो काकी खामोशी से उसकी तरफ ही देख रही थी। आरिश कुछ नहीं कहता है और बस अपने सर को हमें हिलाते हुए वह बाहर चला जाता है। इधर काकी तुरंत अपने चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल लिए तुरंत ही फ़ोन को अपने हाथ में उठाती है और किसी को कॉल करती है। कुछ ही रिंग में दूसरी तरफ से कॉल रिसीव हो जाता है, जिसके बाद काकी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए बोली, मैंने आपका काम कर दिया है, आज शाम को आरिश बाबा आर्यन पैलेस में ही रहेंगे। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर काकी कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है।
और फिर वो उठकर कमरे की तरफ बढ़ जाती है, क्योंकि उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था। इधर आरिश अपनी कार को ड्राइव करते हुए हल्के हल्के मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वह जानता था कि आज काकी ने जो कुछ भी कहा है वह काकी और उसकी माँ दोनों के मिले जुले प्लान है। इधर सिद्धार्थ का पैलेस। सिद्धार्थ, सोना और बच्चे सभी ब्रेकफास्ट कर चुके थे। आर्यन ब्रेकफास्ट करने के बाद जहां ऑफिस के लिए निकल जाता है, तो वही सिद्धार्थ सोना और बच्चों के साथ आदिश की स्कूल के लिए निकल जाता है, क्योंकि सोना का एडमिशन भी स्कूल में करवाना था। भले ही सिद्धार्थ यहाँ कुछ दिनों के लिए ही आया था, पर जब उसने इस प्रोजेक्ट को साइन कर दिया था और उसने इस डील को भी मंजूर किया था, तो उसे यहाँ रहकर ही इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना था, जिसकी वजह से वह वापस नहीं जा सकता। और अगर वह गया अभी तो उसे मंथ में कम से कम 2 बार तो यहाँ आना ही होगा, और यहाँ आने के बाद कितने टाइम लगेंगे वह ये नहीं जानता था। इसलिए वह जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक उसने वापस से जाने का प्लान कैंसिल कर दिया था। कुछ देर में सिद्धार्थ की कार स्कूल के सामने आकर रुकती है। सिद्धार्थ कार से बाहर आता है और वो अपनी गहरी नजरें स्कूल पर डालता है। इंटरनेशनल स्कूल। सिद्धार्थ अब सोना और बच्चों के साथ अपने कार से बाहर लाता है और बस सीधा प्रिंसिपल के केबिन की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। वही आदिश सिद्धार्थ और सोना को बाय बोलकर अपने क्लास की तरफ चला जाता है। इधर सिद्धार्थ सोना और पंखुड़ी को लेकर प्रिंसिपल के केबिन में आता है। प्रिंसिपल जैसे ही सिद्धार्थ को देखते हैं वह तुरंत ही अपने चेयर से खड़ा होकर सिद्धार्थ के सामने अपने सर को झुकते हुए सिद्धार्थ को बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करता है, जिसके बदले में सिद्धार्थ ने आज पहली बार किसी को ग्रीट किया था। वह भी अपने सर को हिलाते हुए वापस से रिस्पांस देता है, जिसके बाद वह और सोना दोनों ही चेयर पर बैठ जाते हैं। तो वहीं उन दोनों के बीच वाले चेयर पर पंखुड़ी बैठी हुई थी। प्रिंसिपल पंखुड़ी की तरफ देखते हैं, जिसने इस समय 2 चोटी बना रखी थी और उसकी छोटी छोटी चोटी और उसके ऊपर वह बटरफ्लाई वाले क्लिप बहुत ही प्यारा लग रहा था। उसका छोटा सा गोल मटोल चेहरा और चमकती नीली आंखें जो टुकुर टुकुर प्रिंसिपल को ही देख रही थी। पंखुड़ी आज सच में बहुत क्यूट लग रही थी। ऊपर से उसने बहुत ही क्यूट सा पांडा वाला डांगरी पहन रखी थी। प्रिंसिपल पंखुड़ी की क्यूटनेस को देखते हुए खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाते हैं और वह तुरंत ही ड्रोवर से ओपन करके अंदर से एक चॉकलेट निकलते हैं और उसे पंखुड़ी की तरफ बढ़ा देते हैं। तो पंखुड़ी जैसे ही प्रिंसिपल को खुद को चॉकलेट देता हुआ देखती है, वह तुरंत ही अपने छोटे से चेहरे को सिद्धार्थ की तरफ घुमाकर सिद्धार्थ को देखने लगती है। तो सिद्धार्थ बस अपनी पलकें झपक देता है, जिसके बाद पंखुड़ी तुरंत अपने छोटे छोटे हाथों को बढ़ाकर प्रिंसिपल के हाथ से चॉकलेट का पैकेट ले लेती है। इसके बाद वह मजे से अपना चॉकलेट एंजॉय करने लगती है। इधर प्रिंसिपल और सिद्धार्थ दोनों ही अपने बातों में बिजी हो जाते हैं और सोना चुपचाप उन दोनों की बातें सुनती रहती है। थोड़ी देर में प्रिंसिपल सिद्धार्थ के बातों पर हामी भरते हुए सिद्धार्थ की तरफ एक फॉर्म बढ़ाते हैं और फिर वो उनकी तरफ देखते हुए बोले, मिस्टर सिंघानिया, आप इस फॉर्म को फिल अप कर दें और नीचे के आखिरी के कॉलम में आप और मैसेज सिंघानिया दोनों ही अपने अपने साइन कर दीजिए। प्रिंसिपल की बात सुनकर सिद्धार्थ तुरंत ही अपने ही नजरें नीचे वाले कॉलम में डालता है, जहां पर पेरेंट्स के सिग्नेचर की मांग की जा रही थी। सिद्धार्थ एक नज़र सोना की तरफ देखता है और फिर वह अपने कोट से अपना पेन निकालकर तुरंत ही वहां पर साइन कर देता है। उसके बाद वह उसे पेपर को सोना की तरफ बढ़ा देता है, तो सोना उस पूरे फॉर्म को फील करती है। उसके बाद वह भी सिद्धार्थ के बगल में साइन करके वह फॉर्म वापस से प्रिंसिपल को दे देती है, जिसके पास प्रिंसिपल मुस्कुराते हुए पंखुड़ी की तरफ देखते हैं और फिर सिद्धार्थ और सोना की तरफ देखकर बोले, बस आज भर का समय लगेगा वेरिफिकेशन के लिए, कल से आप बेबी को स्कूल लेकर आ सकते हैं। प्रिंसिपल की बात सुनकर सिद्धांत अपने चेयर से खड़ा होता है और वह अपने कोट को ठीक करते हुए बस अपने मुंडी को हिला देता है, जिसके बाद वो पंखुड़ी और सोना को लेकर स्कूल से निकल जाता है। सिद्धार्थ सोना और पंखुड़ी को वापस से पैलेस ले जाता है और फिर उन दोनों को ही समझते हुए बोला, वाइफी, आज मुझे ऑफिस में थोड़ा ज़्यादा काम है, तो आज मैं तुम दोनों को ऑफिस नहीं ले जा सकता। बट तुम लोग यहाँ पर कोई शैतानी नहीं करना और घर से बाहर कदम मत रखना। कोई अगर आए भी तो मैं दरवाज़ा नहीं खोलना है जब तक मैं तुम्हें कॉल करके ना कहूँ कि दरवाज़ा ओपन करने, ओके? जिसके जवाब में सोना बस अपने सर को हाँ में हिला देती है। तो सोना को हाँ में सिर हिलता देखकर पंखुड़ी भी अपने सर को जल्दी जल्दी से हाँ में हिलने लगती है, जिसे देखकर सिद्धार्थ उन दोनों के हैं सर पर प्यार से अपने हाथ फेरता है और फिर वो पैलेस से बाहर जाते हुए अपने गार्ड को स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन देकर जाता है कि कोई भी पैलेस के अंदर अपने कदम नहीं रखना चाहिए। सिद्धार्थ के बात को मानते हुए अपने सर को हिला देते हैं, जिसके बाद सिद्धार्थ अपनी कार लेकर निकल जाता है। इधर सोना और पंखुड़ी दोनों ही सिद्धार्थ के रूम में दौड़कर भागती हैं।
सिद्धार्थ के रूम में आते हैं। पंखुड़ी चढ़कर बेड पर बैठ जाती है, वही सोना भी चढ़कर बेड पर बैठ जाती है और सामने लगी बड़ी सी एलईडी स्क्रीन को ओपन कर लेती है। स्क्रीन ओपन होते ही सामने डोरेमोन का कार्टून आ रहा था, जिसे वह दोनों बहुत ही मजे से देखने लगती है। पर थोड़ी ही देर में सोना बेड से नीचे उतरती है और वह भागते हुए कमरे से बाहर आती है और सीधा नीचे किचन में जाती है। किचन से जूस की बोतल और 2 गिलास, चिप्स, कुकीज और चॉकलेट्स निकालकर एक ट्रे में रखती है और उसे ट्रे को लेकर सीधा अपने कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। कमरे में पहुंचने के बाद वह दोनों ही ब्लैंकेट से मैं आपको कवर करती है और उसके बाद अपने पैरों के पास उस ट्रे को रखते हुए दोनों एक दूसरे की तरफ अपने चमकती आंखों से देखते हैं और फिर मजे से उनका पार्टी शुरू कर देते हैं। इधर इन सब से बेखबर सिद्धार्थ ऑफिस में आते ही सबसे पहले अपने सारे मेल को ओपन करके चेक करता है। उसमें से कुछ मेल्स ऐसे भी थे जिसे पढ़ने के बाद सिद्धार्थ की आंखें बहुत ही ज्यादा डार्क हो चुकी थी और उनमें से मेल एक ऐसा था जो मिस्टर जायसवाल ने सिद्धार्थ को भेजे थे। मिस्टर जायसवाल ने आज सिद्धार्थ को और आरिश दोनों को ही कंस्ट्रक्शन साइट पर बुलाया था और कंस्ट्रक्शन साइट पर जाने का मतलब था कि रात हो जाना। पर अगर वह दोनों नहीं भी जाते तो भी यह काम उनका रुक ही रह जाता, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट थोड़ा हिल स्टेशन एरिया में था, जिसकी वजह से वह लोग वर्कर पर भी भरोसा नहीं कर सकते थे। उन्हें खुद ही जाकर पूरे कंस्ट्रक्शन की जांच करनी ही होगी, जिसकी वजह से सिद्धार्थ गहरी सांस लेता है और वह सोचने लगता है कि वह इस मेल का क्या जवाब दे, क्योंकि अगर वह ऑफिस खत्म होने के बाद 4 बजे यहाँ से निकालकर कंस्ट्रक्शन एरिया में जाता है तो वहाँ से उसे लौटने में रात के 8 बजे से ज़्यादा हो ही जाने वाले थे। अभी सिद्धांत इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसके मेल पर एक नया नोटिफिकेशन आता है। सिद्धार्थ उस मेल को बंद करके उस मेल को देखता है तो यह मेल आरिश की तरफ से आया था, जो कि राघव ने उसे भेजे थे। सिद्धार्थ गहरी सांस लेकर अपने फोरहेड को अपनी उंगलियों से रब करते हुए उसे मेल को ओपन करता है। जैसे ही वह उसे मेल को ओपन करता है उसे भी से वही मेल मिला था जो कुछ घंटे पहले मिस्टर जायसवाल ने सेंड किया था और उसके नीचे उसने बस लगा रखा था, जैसे वह सिद्धार्थ का जवाब जानना चाह रहा हूं कि आज वह यहाँ पर जाने के लिए रेडी है या नहीं, क्योंकि आरिश को भी शाम को आर्यन पैलेस जाना था और अगर सिद्धार्थ जाने के लिए एग्री हो जाता है तो उसे मजबूरन सिद्धार्थ के साथ इस हिल एरिया में कंस्ट्रक्शन साइट देखने के लिए जाना ही पड़ता। इसलिए उसने यह मेल भेजा था ताकि सिद्धार्थ अपने जवाब बता दे, उसी हिसाब से वो अपने माँ को मनाने का प्लानिंग बना ले। एपिसोड 100 घर आना मना है। अगर वह ऑफिस खत्म होने के बाद 4 बजे यहाँ से निकाल कर कंस्ट्रक्शन एरिया में जाता है तो वहाँ से उसे लौटने में रात के 8 बजे से ज़्यादा हो ही जाने वाले थे। अभी सिद्धांत इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसके मेल पर एक नया नोटिफिकेशन आता है। सिद्धार्थ उस मेल को बंद करके उस मेल को देखता है तो यह मेल आरिश की तरफ से आया था, जो कि राघव ने उसे भेजे थे। सिद्धार्थ गहरी सांस लेकर अपने फोरहेड को अपनी उंगलियों से रब करते हुए उसे मेल को ओपन करता है। जैसे ही वह उसे मेल को ओपन करता है उसे भी से वही मेल मिला था जो कुछ घंटे पहले मिस्टर जायसवाल ने सेंड किया था और उसके नीचे उसने बस लगा रखा था, जैसे वह सिद्धार्थ का जवाब जानना चाह रहा हूं कि आज वह यहाँ पर जाने के लिए रेडी है या नहीं, क्योंकि आरिश को भी शाम को आर्यन पैलेस जाना था और अगर सिद्धार्थ जाने के लिए एग्री हो जाता है तो उसे मजबूरन सिद्धार्थ के साथ इस हिल एरिया में कंस्ट्रक्शन साइट देखने के लिए जाना ही पड़ता। इसलिए उसने यह मेल भेजा था ताकि सिद्धार्थ अपने जवाब बता दे, उसी हिसाब से वो अपने माँ को मनाने का प्लानिंग बना ले। अब आगे आरिश के मेल को देखने के बाद सिद्धार्थ काफी देर तक सोचता रहता है और थोड़ी देर बाद वह मैसेज टाइप करके आरिश को भेज देता है। इधर आरिश, जो कि अपने केबिन में ही बैठा हुआ था, जैसे ही उसके लैपटॉप पर नोटिफिकेशन साउंड होता है वह तुरंत ही अपने नजरें लैपटॉप पर गड़ा देता है तो वह देखता है दूसरी तरफ से सिद्धार्थ का मेल आया हुआ था। सिद्धार्थ के मेल को देखते हुए तुरंत ही उसे ओपन करता है और सिद्धार्थ के जवाब को देखकर उसकी आंखें छोटी हो जाती है और वह गुस्से से अपना दांत किटकिटा के रह गया था, क्योंकि सिद्धार्थ साइट पर जाने के लिए तैयार हो चुका था, मतलब उसे आज फिर से डांट मिलने वाली थी। पर वह इस बारे में ज़्यादा ना सोचते हुए राघव की तरफ देखता है और फिर वह उस साइट पर जाने के लिए तैयारी करने को कहता है। सिद्धार्थ भी इधर अपनी आंखें बंद किए हुए चेयर से अपना सिर को टिका लेता है। वह गहरी गहरी सांस ले रहा था, क्योंकि वह जानता था इस चीज़ के लिए उसने हम ही तो भर दी है, पर उसे सोना को समझने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि सोना इतनी रात तक बिना उसके रहने को तैयार ही नहीं होगी और वह सोना को लेकर उस जगह पर नहीं जा सकता था, क्योंकि वह जगह सिर्फ देखने में ही खूबसूरत था, बाकी हर तरफ से वहाँ सिर्फ और सिर्फ खतरा ही खतरा था। शाम का समय। इधर सिद्धार्थ साइट पर जाने के लिए तैयार हो चुका था
उसने अब तक घर पर कॉल नहीं किया था। उसने आर्यन को ही घर भेज दिया था ताकि वह सोना और बच्चों को संभाल ले, क्योंकि मैं जानता था कि सोना को संभाल पाना पॉसिबल नहीं होगा, पर फिर भी वह एक उम्मीद तो कर ही सकता था। सिद्धार्थ अपनी कार लेकर सीधा आरिश की कंपनी की तरफ बढ़ जाता है। क्योंकि आरिश और सिद्धार्थ दोनों ही साथ में जाने वाले थे और साइड का रास्ता आरिश की कंपनी के आगे से होकर ही जाती थी, इसलिए सिद्धार्थ को पहले निकलना पड़ा था। इधर आरिश अपने कैबिनेट में बैठा हुआ अपनी माँ से बात कर रहा था। दूसरी तरफ से नूर जी पूरे गुस्से में ही आरिश के ऊपर चिल्ला रही थी, तो वही आरिश बार बार अपनी माँ को समझने का कोशिश कर रहा था, पर उसकी माँ कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं थी। और यहाँ पर गलती आरिश की ही थी। आज उसने उनसे कल ही प्रॉमिस किया था कि वह शाम के टाइम आकर उनके साथ डिनर करेगा, पर वह कल नहीं गया था और आज भी जब उसे बोला गया था तो आज भी उसे काम आ गया था, जिसकी वजह से नूर जी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। आरिश काफ़ी देर तक नूर जी को समझाते रहता है और फाइनली नूर जी गुस्से में अपना कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है, जिसे देखकर आरिश अपना सर को कसकर दबाता है और अपनी आंखें बंद करके वह चेयर से ही टिका लेता है। सच में उसकी माँ को समझाना बहुत मुश्किल होता है, और खास करके जब माँ समझाने को तैयार ही ना हो। थोड़ी ही देर में सिद्धार्थ की कार आरिश की कंपनी की बाहर आकर रुकती है और वह तुरंत ही आरिश को कॉल करता है। इधर आरिश जो कि अपने कमरे से बाहर आ रहा था, वह जैसे ही अपने फ़ोन पर सिद्धार्थ का कॉल आता हुआ देखता है, वह समझ जाता है कि सिद्धार्थ उसकी कंपनी पहुंच गया होगा, इसलिए वह उसे कॉल कर रहा है। वह गहरी सांस लेता है और फिर वह कॉल रिसीव कर लेता है। तो दूसरी तरफ से सिद्धार्थ उससे सवाल करता है कि वह कब तक नीचे आएगा, जिसके जवाब में आरिश बस कुछ देर रुकने को कहता है और फिर वह सीधा राघव के केबिन में चला जाता है। आरिश राघव के केबिन में पहुंचने के बाद उसकी तरफ देखते हुए अपने गहरी आवाज में बोला, जब तक मैं लौट कर रहा हूं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मेरे मेल पर मिल जाना चाहिए। जिसके जवाब में राघव बस अपने सर को हिला देता है और इधर आरिश अपने केबिन से निकलकर कंपनी के बाहर पहुंचता है। आरिश जैसे ही कंपनी से बाहर निकलता है, वैसे उसे कंपनी के सामने ही सिद्धार्थ की कार खड़ी दिख जाती है, तो आरिश तुरंत ही जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है, जिसके बाद सिद्धार्थ की कार वहां से निकल जाती है। इधर आर्यन जो कि अब अकेले घर पर था, वो अपने सामने बैठे तीनों को देखते हैं जो कि उसे अपनी खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। सभी के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ जाहिर हो रहा था। वही आर्यन चुपचाप अपना सिर झुकाए हुए उन तीनों के सामने बैठा हुआ था। आदिश तो फिर भी समझने लायक था, पर ये दोनों लड़कियां बिल्कुल भी कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं होती थी। पंखुड़ी को तो फिर भी मनाया जा सकता था, लेकिन सोना, सबसे बड़ी वजह तो सोना ही थी सिद्धार्थ का कहीं अकेले ना जाने की। सोना गुस्से से मुंह फुलाते हुए है आर्यन की तरफ देखते हुए बोली, आप उनको फ़ोन करो और कहो कि आज उन्हें घर आने की ज़रूरत नहीं है, आज उनके लिए घर का दरवाज़ा मैं नहीं खोलूंगी। सोने की बात सुनकर आर्यन हैरानी से सोना की तरह देखता है, तो सोना अपने हाथों को अपने सीने पर बांधते हुए आर्यन से अपनी नज़र में फिर लेती है। तो इधर आर्यन तुरंत है सिद्धार्थ को कॉल करता है। इधर सिद्धार्थ जो कि कार ड्राइव कर रहा था, वह तुरंत ही अपने फ़ोन की तरफ देखता है, तो फ़ोन पर आर्यन का कॉल आ रहा होता है। जैसे ही सिद्धार्थ आर्यन का आता हुआ कॉल देखता है, वो तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर कॉल रिसीव करके स्पीकर पर डालकर वह आगे के डैशबोर्ड पर रख देता है। दूसरी तरफ से आर्यन की धीमी में से आवाज में आई, भाभी कह रही है कि आज तुझे घर आने की जरूरत नहीं है और वह रात को दरवाजा भी नहीं खोलेंगी, तो तू आज बाहर ही रहने का अपना जुगाड़ कर लेना। आर्यन अपनी बात कहकर शांत हो जाता है, तो वही सिद्धार्थ की आंखें छोटी हो जाती हैं और वह घूर कर अपने फ़ोन की तरफ देखता है और अपने कठोर आवाज में बोला, मैंने तुझे वहां पर मजे करने के लिए नहीं भेजा था, मैंने तुम्हें उन तीनों को समझने के लिए भेजा था, ना कि वहां जाकर मेरे खिलाफ आग लगाने के लिए। सिद्धांत की बात सुनकर दूसरी तरफ से आर्यन तुरंत भड़कते हुए बोला, तूने पहले से ही बारूद पाल रखे हैं और तू कहता है कि मैं सबको समझाऊं। तेरे न आने की खबर सुनकर यह पहले से ही जल उठे थे, बस देर थी तो फटने भर की, और तू कह रहा है कि मेरी गलती है। आर्यन की गुस्से भरी बातें सुनकर सिद्धांत में हम गुस्से में बोला, तू रुक, मैं तुझे घर आकर बताता हूँ। इतना कहकर वह तुरंत ही कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। इधर आरिश आर्यन और सिद्धार्थ दोनों के ही बातें सुन रहा था। सिद्धार्थ और आर्यन की बातें सुनकर सच में बहुत हंसी आ रही थी, पर वो जानता था कि आर्या कितने ज़्यादा बचकानी है और आर्या के बचकाने हरकत के वजह से वह भी कभी कभी कहीं नहीं जा पाता था। फिर सिद्धार्थ के साथ जो हो रहा था इसमें कोई ढाई बात नहीं थी, पर आरिश अपने इमोशन को अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने देता है और न ही वह अपने चेहरे पर स्माइल आने देता है, पर दिल ही दिल में उसे बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी। सिद्धार्थ और आरिश दोनों के ही कार हिल एरिया के सामने आकर रुकती है। वह दोनों ही अपने कार से बाहर आते हैं
और अपने कदम आगे बढ़ा देते हैं। क्योंकि अब आगे गाड़ी ले जाने का रास्ता नहीं था, अब उन्हें आगे का सफ़र पैदल ही चलकर भी करना था। सिद्धार्थ और आरिश दोनों थोड़ी देर में ऊपर माउंटेन पर पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां पर मिस्टर जायसवाल और मिसेज जायसवाल दोनों पहले से ही मौजूद है। उन दोनों की तरफ देखते हुए वह दोनों भी अपने कदम आगे बढ़ते हैं और उनके पास आते हैं तो मिस्टर जायसवाल तुरंत खड़े होकर उन दोनों से ही हैंड शेक करते हैं। उसके बाद वह अपनी पत्नी की तरफ इशारा करते हुए बोली, आप यहीं पर हमारा इंतजार कीजिए, हम साइड देखकर आते हैं। मिस्टर जायसवाल के इस बात को सुनकर मिसेज जायसवाल तुरंत ही अपने सर को हाँ में हिला देती है, जिसके बाद मिस्टर जायसवाल आरिश और सिद्धार्थ के साथ साइड पर चली जाती हैं। वह सभी हर तरफ देखते हुए हर चीज को एनालाइज कर रहे थे। उन तीनों की ही नज़रें काफ़ी ज़्यादा शार्प और तीखी थी। सिद्धार्थ, आरिश और मिस्टर जायसवाल लगभग 45 मिनट तक उसे पूरे कंस्ट्रक्शन एरिया को घूमकर देखते रहते हैं और हर एक चीज़ अच्छी तरह से एनालाइज करने के बाद वह तीनों ही वापस से अपनी जगह पर आ जाते हैं, जिसके बाद सिद्धार्थ और आरिश तुरंत ही घर के लिए निकल जाते हैं और इधर मिस्टर जायसवाल और मिसेज जायसवाल भी अपने घर के लिए निकल जाती हैं। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ की कार पैलेस के सामने आकर रुकती है। सी अपनी कार से बाहर आता है। वह तेज कदमों से सीधा घर की तरफ में कदम बढ़ा देता है। सिद्धार्थ बार बार टाइम की तरफ देख रहा था। इस समय 7:30 बज चुके थे। सिद्धार्थ ने जितना उम्मीद की थी वो उससे आधे घंटे पहले ही वो पहुंच चुका था, पर फिर भी वह जानता था कि उसकी बीवी उसके ऊपर बरसेगी जरूर। और इधर आरिश की भी कार सीधा आर्यन पैलेस के सामने आकर रुकती है। आदेश अपनी कार से बाहर आता है और वह अपने कदम सीधा पैलेस के अंदर बढ़ा देता है। आरिश जैसे ही पैलेस के अंदर अपने कदम रखता है, वैसे ही उसकी नज़र नहीं हाल में सोफे पर ही बैठे अपने माँ पर चली जाती है। वही नूर जी सोफे पर बैठी अपनी घूरती में नज़रों से आरिश की खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। वही अपनी माँ की ऐसी नज़रों को अपने ऊपर पाकर आरिश अपना थूक निगलता है और फिर शांति से वह अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा देता है। आरिश नूर जी के पास पहुंचकर उनसे कुछ कहने का होता है, पर नूर जी उसे बिना कुछ बोल ही अपने कदम डिनिंग एरिया की तरफ बढ़ा देती है। हालांकि आरिश लेट नहीं था, पर फिर भी नूर जी उससे नाराज थी और यह बात उनके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी।